ब्रो, तेरे भाई के साथ स्कैम हो गया यार। क्यों ब्रो, क्या हो गया यार? यार परसों मैंने अपने पीएफ अकाउंट से टोटल 80,000 रुपये विड्रॉ किए हैं, लेकिन मुझे सिर्फ 72,000 रुपीज़ ही मिले हैं। और तो और जब मैंने अपना पीएफ पासबुक चेक किया तो उसमें पूरे 80,000 रुपये का विड्रॉ दिख रहा है। यानी कि मुझे 8,000 रुपये का चूना लग गया यार। अरे नहीं नहीं, ये कोई स्कैम वगैरह नहीं है। एक्चुअली एज पर सेक्शन 192A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, अगर तू अपने ईपीएफ अकाउंट से 50,000 रुपये या उससे ज्यादा का विड्रॉ करता है तो उस केस में 10% की रेट से उस पर टीडीएस काट लिया जाता है। और अगर तू चाहता है कि ये टीडीएस ना काटा जाए तो उस केस में तू फॉर्म 15G पोर्टल पे सबमिट कर सकता है, जिसके बाद तेरे पीएफ विड्रॉल अमाउंट पे टीडीएस नहीं काटा जाएगा। और यहाँ पे तेरे केस में जो टीडीएस काटा जा चुका है, अगर तू उसका रिफंड चाहता है तो नेक्स्ट ईयर में तो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके इसका रिफंड भी ले सकता है। ओ तो ये बात होती है, अब मुझे समझ में आया। सही है यार, थैंक यू वेरी मच। लेकिन तुझे कहाँ से पता चलती हैं ये सारी चीज़ें? तुझे भी सब पता चल जाएगा, बस टैक्स इफेक्ट्स को फॉलो करके रख ले। अगर आप कोई एक स्टार्टअप चलाते हैं या फिर कोई एक छोटा बिजनेस रन करते हैं तो उस केस में आपको इनकम टैक्स का प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम वो होती है जिसमें गवर्नमेंट आपको ये एक स्कीम देती है जिसके तहत आप अपने टोटल टर्नओवर का सिर्फ 8% एज योर प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हैं, और उस पर जो भी टैक्स बनता है उसको आप पे कर सकते हैं। और उसके बाद आपको ना ही बुक्स मेंटेन करने की कोई ज़रूरत होती है और ना ही आपको अपनी ऑडिट कराने की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका टोटल टर्नओवर 1 करोड़ रुपए का होता है तो उस पे अगर आप सिर्फ 8 लाख रुपए का प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं और उस 8 लाख रुपए पे अपना आप टैक्स पे कर देते हैं तो आपको ना ही ऑडिट कराने की जरूरत है और ना ही कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत है। ये छोटे बिजनेस के लिए काफी ज्यादा यूजफुल और काफी ज्यादा यूज किया जाने वाला एक स्कीम है। इस स्कीम के तहत आपका जो आईटीआर फाइलिंग का फॉर्म होता है वो आईटीआर 4 में आपको रिटर्न फाइल करनी होती है, जो कि काफी सिंपलिस्टिक फॉर्म होता है। तो अगर आप एक स्टार्टअप रन करते हैं तो आपके लिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन काफी यूजफुल चीज है। इनकम टैक्स के 5 ऐसे बेनिफिट जो कि एक्सक्लूसिवली सीनियर सिटीजन के लिए अलाउड किए गए हैं। नंबर 1, हायर स्लैब बेनिफिट। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो उस केस में आपको 3 लाख रुपए तक की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिलती है। और अगर आप एक सुपर सीनियर सिटीजन है, यानी कि आपकी एज 80 ईयर्स है उससे ज्यादा की है, तो उस केस में 5 लाख रुपए तक का बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट अलाउड होता है। नंबर 2, डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट इनकम। सीनियर सिटीजन के केस में टोटल 50,000 रुपीज तक का इंटरेस्ट इनकम, चाहे वो एफडी का इंटरेस्ट हो या फिर सेविंग बैंक का इंटरेस्ट हो, सेक्शन 80 टीटीवी के अंडर अलाउड होता है। नंबर 3, हायर डिडक्शंस फॉर मेडिक्लेम। सीनियर सिटीजन के केस में आपको 50,000 रुपीज का डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80D, जबकि ये नॉर्मल पर्सन के लिए सिर्फ 25,000 रुपीज तक का होता है। नंबर 4, एडवांस टैक्सेस। सीनियर सिटीजन के केस में अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है तो उस केस में आपको एडवांस टैक्स पे करने की कोई भी जरूरत नहीं होती। नंबर 5, पेपर रिटर्न फाइलिंग। सीनियर सिटीजन के केस में अगर उनकी कोई भी बिजनेस इनकम नहीं होती है तो उस केस में आप ऑफलाइन मोड में भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। भाई मुझे एक अर्जेंट हेल्प चाहिए। हाँ हाँ यार, बताओ। मेरा यार टैक्स फाइलिंग थोड़ा डिले हो गया था तो वही करवाना था। मुझे तो पता है तू तो कर ही देगा। हाँ हाँ, कोई नहीं यार, वो हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी उसमें पेनल्टी वगैरह लग जाएगी। पेनल्टी की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तेरे भाई का और टीडीएस कटा हुआ है, बस उसमें से थोड़ा रिफंड कम ले लेंगे। वेट अ मिनट, यानी कि तू रिटर्न फाइल करके रिफंड लेने की सोच रहा है? और क्या भाई, रिफंड लेना है, हर बार रिफंड ही लिया है तेरे भाई ने। क्या तुझे पता है कि रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट जो थी वो 31 दिसंबर 2022 थी? यानी कि अगर 31 दिसंबर तक तूने फाइल नहीं किया तो अब तू नॉर्मल रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। हालांकि अब तू रिटर्न फाइल कर सकता है आईटीआर यू के थ्रू, लेकिन आईटीआर यू में तू रिफंड क्लेम नहीं कर सकता। हे भगवान, इसका मतलब लगता है मेरा सारा रिफंड स्टक हो गया। इसलिए टैक्स इफेक्ट्स को फॉलो करके रख ले ताकि तू आगे से टाइम पे रिटर्न फाइल करे और तेरा रिफंड कभी भी मिस ना हो। हाय यार, एक प्रॉब्लम है। हाँ है यार, बोलो क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली मेरी सैलरी इनकम 7.5 लाख रुपए है, जिसमें मैंने 1,50,000 का 80C में डिडक्शन, 80 CCD 1B में मैंने 50,000 का और 80D में मैंने 20,000 का डिडक्शन क्लेम कर लिया है। बट स्टिल मेरी सैलरी 5,30,000 आ रही है और अब मैं इस पे टैक्स नहीं देना चाहती। तो यार कोई ट्रिक बता जिससे मैं ये कर सकती हूँ। ओके, बट क्या तुमने एचआरए एग्जेम्पशन लिया? फिर मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ तो मैं रेंट के लिए एचआरए कैसे क्लेम कर सकती हूँ? अरे हाँ, मुझे पता है तुम पेरेंट्स के घर में रहती हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम उसके बाद भी अपना एचआरए क्लेम कर सकती हो? सिर्फ तुम्हें करना यह है कि तुम रेंट अग्रीमेंट अपने पेरेंट्स के नाम में साइन करवा लो और उसके साथ ही साथ 12 मंथ के लिए अपने रेंट रिसीट्स वगैरह रेडी करा लो। इसके बाद तुम इस फॉर्मूले के बेसिस पे आप एचआरए क्लेम कर सकती हो, और एचआरए क्लेम करने के बाद जो आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी होगी, जो आपकी टोटल सैलरी होगी, वो विद इन 5 लाख आ जाएगी, जिसपे आपका टोटल टैक्स रिबेट के बाद 0 हो जाएगा। ओ यार, तूने तो मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। थैंक यू सो मच।
ITR फाइल किए हुए आपको 1 महीने से ज्यादा का पीरियड हो गया है, स्टिल आपको रिफंड नहीं इशू हुआ है। अगर आपका भी ऐसा ही केस है तो आपको सिंपली फॉलो करना है ये 3 सिंपल स्टेप। नंबर 1, सबसे पहले तो आपको अपनी रिटर्न का करंट स्टेटस चेक करना है कि आपकी रिटर्न अभी प्रोसेस हो चुकी है या प्रोसेसिंग में है। अगर आपकी रिटर्न अभी अंडर प्रोसेसिंग है तो अभी आपको कुछ और दिनों का वेट करना होगा। नंबर 2, आपको अपने प्रोफाइल में जाना है और वहां पे अपने बैंक का वैलिडेशन स्टेटस आपको चेक करना है। मेक श्योर करना है कि आपका जो बैंक है वो फुल्ली वैलिडेटेड होना चाहिए और एलिजिबल फॉर रिफंड होना चाहिए। नंबर 3, अगर आपने ऊपर के दोनों ही स्टेप फॉलो कर लिए हैं उसके बाद भी आपका रिफंड नहीं आया हुआ है तो आपको एक ग्रीवेंस सबमिट करना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में। ग्रीवेंस सबमिट होने के बाद आपका जो रिफंड का प्रोसेस होता है वो एक्सपीडाइट कर दिया जाता है और उसके कुछ ही दिनों बाद आपको आपका रिफंड इशू कर दिया जाता है। ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए टैक्स इफेक्ट्स को फॉलो कर लीजिए। बिटकॉइन, इथीरियम, टेथर या फिर NFTs, इन सारी ही चीजों को इनकम टैक्स एक्ट की लैंग्वेज में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का नाम दिया गया है। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी कि VDA पे फ्लैट 30% की रेट से टैक्स लगाया जाता है और इसमें आपका कोई भी लॉस, चाहे वो VDA का ही लॉस क्यों ना हो, उसे आपको सेट ऑफ करने का मौका नहीं मिलता। यानी कि अगर आपको जब जब प्रॉफिट होगा VDA पे, उस पे हमेशा आपको फ्लैट 30% की रेट से टैक्स लगेगा, लेकिन अगर उसमें कोई लॉस होता है तो वो आपको सेट ऑफ तक करने नहीं दिया जाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने क्रिप्टो में टोटल 3 ट्रांजैक्शन किए जिनमें से पहले ट्रांजैक्शन में आपको 10,000 रुपए का प्रॉफिट होता है, लेकिन बाद के दोनों ही ट्रांजैक्शन में 10-10 हजार रुपए का लॉस होता है, तो आपका नेट इम्पैक्ट जो होगा वो 10,000 रुपीज का लॉस होगा। लेकिन इस केस में भी आपको 3,333 रुपए यानी कि फ्लैट 30% का टैक्स लग जाएगा ऑन द वेरी फर्स्ट ट्रांजैक्शन। बाकी दोनों ट्रांजैक्शन पे जो लॉस हुआ है उसको ऑल टुगेदर इग्नोर कर दिया जाएगा। तो ये होता है VDA का टैक्सेशन। और साथ ही साथ जो आपकी एक्सचेंजेस होते हैं जैसे कि वजीर एक्स, कॉइन DCX, इन सबको ये मैंडेट किया गया होता है कि आप जितनी भी सेल वैल्यू होगी उस पूरी ही सेल वैल्यू पे 1% की रेट से TDS भी चार्ज किया जाएगा। आजकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेक्शन 148 के बहुत सारे नोटिसेस इशू कर रहा है, लेकिन ये सेक्शन 148 होता क्या है? सेक्शन 148 बेसिकली एक नोटिस होता है फॉर इनकम एस्केपमेंट असेसमेंट, यानी कि अगर आपने पिछले किसी सालों में काफी सारी इनकम अर्न करी होती है या फिर कई सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनके अगेंस्ट में आपने रिटर्न फाइल नहीं की होती, या फिर आपकी ऑलरेडी फाइल की गई रिटर्न आपकी इनकम्स को जस्टिफाई नहीं करता, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको सेक्शन 148 का नोटिस देता है। अब इस नोटिस के अगेंस्ट में आपको 7 से लेकर के 30 दिनों तक का टाइम मिलता है रिस्पॉन्स करने के लिए। अगर आपका रिस्पॉन्स सैटिस्फैक्टरी होता है तो उसके बाद आपके नोटिस को ड्रॉप कर दिया जाता है, यानी कि आपका केस ओपन नहीं किया जाता। लेकिन अगर आपके नोटिस से डिपार्टमेंट अनसैटिस्फाइड रहता है तो उस केस में आपको सेक्शन 147 के असेसमेंट का नोटिस इशू कर दिया जाता है, जिसके अगेंस्ट में आपको अपनी रिटर्न वगैरह फाइल करनी पड़ सकती है। क्या आपको पता है कि आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में मैक्सिमम कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं? सेविंग बैंक अकाउंट में अगर आप एक पूरे साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा का कैश डिपॉजिट करते हैं तो उस केस में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है और इस नोटिस में आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ सकता है कि आपको ये कैश का सोर्स क्या है। लेकिन ये नोटिस आपको तभी आ सकता है जब आपने या तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं की होती है, या फिर अगर आपने रिटर्न फाइल की है लेकिन उसमें जो इनकम दिखाई है वो काफी कम है और जिसकी वजह से आपका ये 10 लाख रुपीज जस्टिफाई नहीं होता। लेकिन एट द सेम टाइम ये जो 10 लाख रुपए का डिपॉजिट है ये कोई बैंक पे आपकी लिमिट नहीं लगता, लेकिन अगर आप इसमें कैश डिपॉजिट 10 लाख से ज्यादा करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। डियर सिस्टर्स, रक्षाबंधन पे आपको आपके भाइयों से जो गिफ्ट मिलता है क्या उस पे भी आपको टैक्स देना पड़ जाएगा? नहीं, इसका क्लियर आंसर है नो। एज पर सेक्शन 56 to 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट आपको आपके रिलेटिव से कोई भी गिफ्ट मिलता है और उसकी वैल्यू कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला। लेट्स से आपको आपके ब्रदर से 50,000 रुपीज का रक्षाबंधन का गिफ्ट मिल गया, तो ये 50,000 रुपीज टोटली एग्जेम्प्ट होगा और इस पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। साथ ही साथ सेक्शन 56 में सिर्फ ब्रदर नहीं बल्कि आपके ऑलमोस्ट हर एक रिलेशन को कवर किया गया है, जैसे कि ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स के ब्रदर सिस्टर और आपके जितने भी लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट होते हैं उन सभी को कवर किया गया है। लेकिन इसमें 2 ऐसे रिश्ते हैं जो यहां पे कवर नहीं किए जाते हैं। उसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। अपडेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? नंबर 1,
अपडेटेड रिटर्न में आप किसी भी तरीके का लॉस कैरी फॉरवर्ड या रीफंड नहीं क्लेम कर सकते हैं, जबकि रिवाइज रिटर्न में ये दोनों ही करना पॉसिबल हो सकता है। नंबर 2, अपडेटेड रिटर्न में आपको टैक्स का पेमेंट करना जरूरी होता है, यानी कि अगर आपने बिना किसी टैक्स का पेमेंट किया आपका ITR यू फाइल नहीं हो सकता, जबकि रिवाइज रिटर्न निल की भी फाइल हो सकती है। और नंबर 3, अपडेटेड रिटर्न आप असेसमेंट ईयर एंड होने के अगले 2 सालों तक फाइल कर सकते हैं, लेकिन रिवाइज रिटर्न आपको 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर तक ही फाइल करने का मौका मिलता है। और 1 बोनस टिप, अपडेटेड रिटर्न की जो डेट होती है वो इमीडिएटली आपके जिस दिन रिवाइज रिटर्न का डेट खत्म होता है उसके अगले दिन से आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अभी रिसेंटली हमारे एक क्लाइंट ने अपनी पुश्तैनी जमीन बेची जिसपे उन्हें 20 लाख रुपीस का कैपिटल गेन हुआ, लेकिन इस 20 लाख के कैपिटल गेन पे उन्होंने 0 टैक्स पे किया। आइए मैं बताता हूं आपको कैसे। एज पर सेक्शन 54 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, अगर आप कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचते हैं और बेचने के बाद आपको उस पर कैपिटल गेन होता है जिसका आप इन्वेस्टमेंट एक नई प्रॉपर्टी को बाई करने में या फिर किसी नई प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करने में आप खर्च करते हैं, तो उस केस में आपका कैपिटल गेन 0 हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में अगर 20 लाख के कैपिटल गेन को हम एक नई प्रॉपर्टी को खरीदने में या फिर एक नई प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करने में खर्च करते हैं तो उस पर हमारा सेक्शन 54 में एग्जेम्पशन अलाउड हो जाता है और हमारा नेट कैपिटल गेन 0 हो जाता है। लेकिन आपको इस नए घर को अगले 3 साल तक के लिए होल्ड करना है। ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो कर लीजिए। 3 इंपॉर्टेंट केसेस जहां पे आपको कैश में पेमेंट नहीं करना होता। नंबर 1, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट। अगर आप कैश में मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करते हैं तो वो सेक्शन 80D में डिसअलाउड हो जाता है। नंबर 2, डोनेशन। अगर आप कैश में डोनेशन का पेमेंट करते हैं जो कि 2000 रुपए से ज्यादा होता है तो उस केस में सेक्शन 80G में आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला। और नंबर 3, बिजनेसेस के लिए स्पेसिफिकली होता है। अगर आप एक दिन में किसी एक पर्सन को 10,000 रुपए से ज्यादा का कैश में पेमेंट करते हैं तो उस चीज का एक्सपेंस आपको आपके बिजनेस में अलाउड नहीं होने वाला। हालांकि इसके कुछ सर्टेन एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन नॉर्मल केसेस में ये एक्सपेंसेस आपको नहीं मिलेंगे। 2 करोड़, अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक भी है तो भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जी हाँ, दिस इज कॉल्ड प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम एज पर सेक्शन 44 AD ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक होता है और उस केस में आप 8% या 6% इन केस ऑफ बैंक रिसीविंग्स आप प्रॉफिट दिखाते हैं तो उस केस में आपको ना ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत है, ना ही आपको ऑडिट कराने की जरूरत है, और साथ ही साथ आपका जो एडवांस टैक्स होता है उसका आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट क्वार्टर पेमेंट करना होता है। लेकिन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में आपने एक बार ऑप्ट कर लिया तो आपको 5 सालों के लिए इस स्कीम को कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर आप 5 सालों के बीच में से ऑप्ट आउट करते हैं तो आपको उस पर्टिकुलर ईयर के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना और ऑडिट कराना दोनों ही चीज जरूरी हो जाएंगी। दिस इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक डन बाय सैलरीड पर्सन। नाउ लिसन टू दिस। लास्ट वीक मेरे फ्रेंड का मेरे पास फोन आया एंड ही टोल्ड मी कि उसे इनकम टैक्स नोटिस रिसीव हुआ है फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न। आई आस्क हिम कि अच्छी खासी सैलरी होने के बाद, पूरा TDS कट जाने के बाद और फॉर्म 16 इशू हो जाने के बाद भी तुमने रिटर्न क्यों नहीं फाइल की। देन ही टोल्ड मी कि उसको ऐसा लगता था कि अगर आपकी सैलरी पे पूरा TDS काट लिया जाता है देन ही इज नॉट लाइबल टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, एंड दिस इज वेरी कॉमन अमंग सैलरीड पर्सन। एज पर सेक्शन 139 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, अगर आपकी ग्रॉस सैलरी जो होती है वो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा जा रही होती है देन नो मैटर आपकी सैलरी पे पूरा ही TDS काट लिया गया हो और वो डिपार्टमेंट को प्रॉपरली जमा हो गया हो, आपको फॉर्म 16 इशू हो चुका हो, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं बनता कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करनी है। फिर भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न देनी होगी, तो ये मिस्टेक बिल्कुल भी ना करें और टैक्स इफेक्ट्स को फॉलो कर लें। क्या हो गया ब्रो? भाई मेरी तो प्रॉब्लम हो चुकी है। अरे भाई बताएगा क्या हुआ है? ये देख मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से क्या है, डिफेक्टिव नोटिस ब्रो। अब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा यार, मैं क्या करूं, कैसे इसका रिस्पॉन्स करूं और मुझे अब करना क्या है। तुझे तो पता होगा ना, तू मेरी हेल्प कर दे। बस इतनी सी बात है। देख, डिफेक्टिव नोटिस आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। कई बार जब रिटर्न में कोई मिस्टेक रह जाती है, जैसे कि कोई रॉन्ग इनकम टैक्स फॉर्म सेलेक्ट कर लेना या फिर 26 ईयर्स से कम इनकम दिखाना, इस तरीके की कोई मिस्टेक होने पे रिटर्न डिफेक्टिव हो जाती है और डिफेक्टिव नोटिस आ जाता है। इसको करेक्ट करने के लिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स पोर्टल पे जाना है, पेंडिंग एक्शन के अंदर ई प्रोसीडिंग ऑप्शंस में जाना है। यहाँ पे जाकर के तू एक नई रिटर्न फाइल कर सकता है और अपनी रिटर्न को
करेक्ट कर सकता है। और अगर रिटर्न करंट ईयर के है तो वहां पे तो रिवाइज रिटर्न फाइल करके भी इस चीज को करेक्ट कर सकता है। तो डिफेक्टिव नोटिस को लेके ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हाँ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो करके रख लें। 3 वेरी इंपॉर्टेंट बट लेस नोन फैक्ट अबाउट पीपीएफ। नंबर 1, पीपीएफ में आपका इन्वेस्टमेंट हमेशा महीने की 5 तारीख या उससे पहले होना चाहिए। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 5 तारीख के बाद होता है देन उस केस में जिस मंथ में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उस मंथ का आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पीपीएफ में एसआईपी मोड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और हर महीने की ईएमआई आपकी 10 तारीख को पड़ती है, तो जिस मंथ में आपका ईएमआई जा रहा है उस मंथ का आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। नंबर 2, पीपीएफ में जो लॉक इन पीरियड होता है वो 15 ईयर नहीं, टेक्निकली 16 ईयर होता है। बिकॉज आपका जिस साल में आप पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं उस साल को छोड़ करके आपको अगले 15 सालों के लिए लॉक इन होता है, यानी कि टेक्निकली आपका 16 साल का लॉक इन पीरियड होता है। नंबर 3, पीपीएफ में जब आपका लॉक इन पीरियड ओवर हो जाता है तो आप पीपीएफ में लॉक इन पीरियड को एक्सटेंड करा सकते हैं फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। आईटीआर आपकी फाइल होती है 5 लाख रुपए की और आपके बैंक में पूरे साल में जो कैश डिपॉजिट है वो है 50 लाख रुपए का। इस केस में जानते हैं क्या होने वाला है? आपका ये जो एक्सेस कैश डिपॉजिट है जो आपकी रिटर्न से जस्टिफाई नहीं हो रहा, इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट मान लेता है। और अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट के केस में जो टैक्स रेट होता है वो 60% का होता है और इसके साथ में 25% का सरचार्ज और इन दोनों के ऊपर आपका 4% का एजुकेशन सेस जो कि इफेक्टिव रेट बन जाता है 78% का। यानी कि जो भी एक्सेस कैश डिपॉजिट आपके बैंक अकाउंट में होता है जो आपकी रिटर्न से मैच नहीं होता उस पे 78% तक का टैक्स लग सकता है। इसीलिए जब भी आप कभी कैश डिपॉजिट वगैरह करते हैं तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि उस कैश डिपॉजिट का आपके पास एक्सप्लेनेशन होना चाहिए और साथ ही साथ ये जो कैश डिपॉजिट है आपकी रिटर्न के थ्रू जस्टिफाई जरूर होना चाहिए। आईटीआर में 1 लाख से कम का एचआरए क्लेम करना है, कर लेते हैं। लैंडलॉर्ड का पैन कार्ड थोड़ी ना देना है, कौन ही पूछ रहा है। आई एम वेरी श्योर इस तरीके की लाइनें आपने भी जरूर सुनी होंगी, लेकिन क्या ये करेक्ट है? एब्सोल्युटली नो। फिर ये 1 लाख रुपए का रूल क्या होता है? 1 लाख इतना पॉपुलर क्यों है? आइए मैं आपको समझाता हूं। बेसिकली टीडीएस डिडक्शन और आईटीआर फाइलिंग टोटली 2 सेपरेट चीजें होती हैं। टीडीएस डिडक्शन आपके एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और आईटीआर फाइलिंग करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपके एम्प्लॉयर जब भी टीडीएस डिडक्शन करते हैं उस टाइम वो सारे ही एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस का आपको क्लेम अलाउड करते हैं। अब एचआरए एग्जेम्पशंस के लिए ये रूल होता है कि अगर आपका जो एनुअल रेंट पेमेंट है वो 1 लाख रुपए तक होता है तो आपके एम्प्लॉयर यानी कि आपकी कंपनी बिना लैंडलॉर्ड के पैन कार्ड दिए भी आपको एचआरए का क्लेम अलाउड कर देती है। लेकिन एट द सेम टाइम जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उस टाइम आपको ये मेक श्योर करना होता है कि आपका एचआरए का क्लेम आपके फॉर्म 16 से मैच होना चाहिए। अगर आपके फॉर्म 16 में कोई भी एचआरए का क्लेम नहीं दिया हुआ है तो उस केस में आपके पास रेंट रिसीट जरूर होना चाहिए और साथ ही साथ पेमेंट का प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद ही आपको एचआरए क्लेम करना चाहिए। अगर आप भी अपने क्रेडिट कार्ड का एक्सेसिव यूज करते हैं तो आपको भी आ सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस। जनरली हम कैशबैक रिवॉर्ड पॉइंट पाने के लिए अपने क्रेडिट कार्ड से बहुत सारे पेमेंट्स करते हैं अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के लिए, लेकिन अगर ये पेमेंट्स आपकी आईटीआर में दिखाई गई इनकम से जस्टिफाइड नहीं होती देन आपको सेक्शन 133(6) में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस दे सकता है और आपसे डिटेल्ड इंक्वायरी कर सकता है इन पेमेंट्स के बारे में। ऑल्सो अगर 133(6) के नोटिस का रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी नहीं होता देन आपका 147 में केस ओपन किया सकता है और आपका असेसमेंट स्टार्ट हो सकता है। इसीलिए अपने क्रेडिट कार्ड का वाइजली यूज करें और कैशबैक रिवॉर्ड्स पाने के चक्कर में अननेसेसरी एक्सेसिव पेमेंट्स ना करें। एडवांस टैक्स क्या होता है और ये किसे पे करना होता है? जनरली जिस साल में अपनी इनकम अर्न करते हैं उसके नेक्स्ट ईयर में अपनी आईटीआर हमें देनी होती है और आईटीआर फाइल करने के टाइम पे हम अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं और अपना टैक्स पे करने के बाद आईटीआर का फाइनल सबमिशन होता है। लेकिन एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जब आपने इनकम अर्न करी है उसी साल में आपको अपनी टैक्स लायबिलिटी को पे बैक करना है, नेक्स्ट ईयर तक का आपको वेट नहीं करना है। जो टैक्स आपका करंट ईयर में पे हो इसी टैक्स को बोलते हैं एडवांस टैक्स। कोई भी पर्सन जिसकी करंट ईयर की एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए या उससे ज्यादा की हो सकती है उसे एडवांस टैक्स पे करना होता है। एडवांस टैक्स की जो ड्यू डेट्स होती हैं वो ये होती हैं, अगर आप इन डेट्स पे एडवांस टैक्स नहीं पे करते तो रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे आपको 234B और 234C का इंटरेस्ट देना होगा। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, सीनियर सिटीजन्स को अगर उनकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है तो उन्हें एडवांस टैक्स पे करने की कोई भी जरूरत नहीं।
अगर ये टैक्स एक्ट फॉलो करते हैं तो आपको कभी भी इनकम टैक्स पेनल्टी नहीं लगने वाली। अगर आपकी रिटर्न आपसे फाइल करना छूट गया है या फिर रिटर्न आपने फाइल कर दी है लेकिन कुछ डिटेल्स उसमें दिखाना रह गया है और आपकी ड्यू डेट एज वेल एज लास्ट डेट दोनों ही जा चुकी हैं, देन उस केस में आपके पास ऑप्शन होता है ITR-U फाइल करने का। और ITR-U फाइलिंग करके आप अपनी रिटर्न में जो भी डिटेल्स हैं आप उसको दिखा सकते हैं, अपनी इनकम डिस्क्लोज कर सकते हैं और रिटर्न अगर आपकी पहले से फाइल है तो उसको आप अपडेट कर सकते हैं थ्रू ITR-U फॉर्म। हालांकि ITR-U फॉर्म में कुछ कंडीशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल के केस में 2.5 लाख रुपीस मिनिमम इनकम दिखानी पड़ेगी, आपको उस पर लेट फीस देना होगा और जितना भी आपका टैक्स प्लस इंटरेस्ट अमाउंट होगा उस पर आपको 25% अगर लास्ट ईयर की रिटर्न है और 50% अगर आपकी लास्ट 2 साल पुरानी रिटर्न है, इतना आपको एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा और जिसके बाद आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ITR-U फॉर्म कोई भी टाइप का एसएससी, चाहे आप इंडिविजुअल हो, HUF हो, फर्म हो, कंपनी हो, सारे टाइप के एसएससी ITR-U फॉर्म को यूज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदते टाइम ये मिस्टेक कभी भी ना करें, बहुत महंगा पड़ेगा। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप वीडियो के लास्ट में, सो वॉच टिल द एंड। जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो अगर आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख रुपीस या उससे ज्यादा होती है तो सेलर को आप पेमेंट करने के पहले टोटल वैल्यू का 1% TDS डिडक्ट करेंगे। अगर आप बिना TDS का डिडक्शन किए सेलर को पूरा अमाउंट पे कर देते हैं देन TDS का अमाउंट आपको अपनी जेब से भरना पड़ जाएगा, वो भी विथ इंटरेस्ट। और अगर आप TDS का अमाउंट पे ही नहीं करते हैं देन उस केस में आपको अंडर सेक्शन 221 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट असेसी इन डिफॉल्ट बना दिया जाएगा और आपके ऊपर 100% ऑफ TDS अमाउंट तक की पेनल्टी लगा दी जाएगी। और हाँ, अगर आप NRI से प्रॉपर्टी खरीदते हैं देन ये 50 लाख की लिमिट नहीं लगती। NRI से प्रॉपर्टी खरीदते टाइम प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी भी हो आपको TDS हमेशा डिडक्ट करना होगा। इनकम टैक्स रेड, मूवीज में आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी IT ऑफिशियल्स किसी के घर पे रेड करने के लिए जाते हैं तो वो दीवार तोड़ देते हैं, सोफे फाड़ देते हैं, अलमारी तोड़ देते हैं, इस तरीके की चीजें करते हैं। लेकिन क्या ऐसा सच में होता है और इनकम टैक्स एक्ट इसके बारे में क्या कहता है, आइए समझते हैं। रेड का प्रोविजन दिया हुआ है सेक्शन 132 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में और इसमें ये क्लियरली मेंशन है कि आपको इनकम टैक्स ऑफिशियल्स को फुल सपोर्ट करना होगा। अगर वो किसी चीज की कीज वगैरह मांगते हैं या पासवर्ड मांगते हैं तो आपको उन्हें प्रोवाइड करना होगा। अगर आप उन्हें प्रोवाइड नहीं करते तो उनको पूरा राइट है ब्रेक ओपन कर देने का, यानी कि वो अलमारी तोड़ सकते हैं, आपकी दीवारें तोड़ सकते हैं। अगर आप किसी रूम की चाबी नहीं देते तो वो दरवाजा भी तोड़ सकते हैं। और यही नहीं, रेड के दौरान जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स, जो कोई भी ज्वेलरी, जो कोई भी आर्टिकल्स आपके घर से पाया जाएगा सब कुछ वो आपका मान लिया जाएगा। भले ही वो एक्चुअल में आपका ना हो लेकिन वो उसको सीज करके अपने साथ लेके चले जाएंगे और बाद में जब आपके टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी सब कुछ चीजों की रिकवरी हो जाएगी तब वो आपको वापस किया जाएगा अगर कुछ बचता है तो। और हाँ, आपको एक चीज जरूर करना है, वो है टैक्स इफेक्ट्स को फॉलो। अगर ये गलती आप करते हैं तो सीनियर सिटीजन होने के बाद भी आपको सीनियर सिटीजन के बेनिफिट नहीं मिलने वाले। अगर आपका करंट फाइनेंशियल ईयर में रेजिडेंशियल स्टेटस नॉन रेजिडेंट निकल के आता है तो उस केस में आपको सीनियर सिटीजन के बेनिफिट नहीं मिलते हैं। नॉन रेजिडेंट होने के लिए क्या कंडीशंस होती हैं उसका डिटेल आप कैप्शन में चेक कर सकते हैं। अगर मैं वन लाइन में बोलूं तो अगर आप 60 डेज से कम इंडिया में आप स्टे करते हैं तो उस केस में आप श्योर शॉर्ट नॉन रेजिडेंट बन जाएंगे। नॉन रेजिडेंट होने के बाद आपको ये 4 बेनिफिट नहीं मिलने वाले। सबसे पहला बेनिफिट होता है सेक्शन 80DD का आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। नंबर 2, आप सेक्शन 80DDB में स्पेसिफाइड डिजीज के लिए भी डिडक्शंस क्लेम नहीं कर सकेंगे। नंबर 3, सेक्शन 80TTB में आपको 50,000 रुपीज का इंटरेस्ट का रिडक्शन भी नहीं मिलने वाला। और नंबर 4, आपको हायर स्लैब रेट ऑफ 3 लाख 5 लाख वो भी आप क्लेम नहीं कर सकेंगे। और हाँ, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए टैक्स इफेक्ट्स को फॉलो करके जरूर रख लीजिए। TCS एंड इंफोसिस, अगर आप एक ही साल में इन दोनों कंपनीज में काम करते हैं देन उस केस में आपकी ITR में से कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे? सिंपल है, ITR 1 फाइल कर देंगे। एब्सोल्युटली रॉन्ग। कभी भी अगर आप एक साल में एक से ज्यादा एम्प्लॉयर के यहां काम करते हैं देन उस केस में आपको ITR 2 फाइल करना होता है और ITR 2 में आपको एम्प्लॉयर वाइज रिपोर्टिंग करनी होती है। यानी कि आपको एम्प्लॉयर 1 से कितनी सैलरी मिली, उनसे कितना एग्जेम्पशन वगैरह मिला, उसकी अलग रिपोर्टिंग करनी होती है और एम्प्लॉयर 2 से आपको कितनी सैलरी मिली, कितना एग्जेम्पशन मिला, इसकी अलग रिपोर्टिंग करनी होती है। अगर आप ITR 2 की जगह ITR 1 फाइल कर देंगे देन आपकी AIS से मिसमैच होगा बिकॉज आपकी AIS में 2 सैलरीज दिख रही होंगी लेकिन आपकी रिटर्न में सिंगल सैलरी होगी। देन आपकी रिटर्न जो होती है वो डिफेक्टिव हो जाएगी और आपको कल को 139(9) में नोटिस मिल जाएगा। इसलिए कभी भी अगर एक से ज्यादा एम्प्लॉयर से आपको सैलरी मिलती है देन हमेशा ITR 2 फॉर्म का यूज करें और इसके साथ ही साथ इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए टैक्स इफेक्ट्स को फॉलो जरूर कर लें। शेयर्स बेचने में जो आपको प्रॉफिट होता है उसका टैक्सेशन कैसे होता है?
अगर आपके शेयर शॉर्ट टर्म है यानी कि 12 महीने से कम पीरियड के लिए आपने उसे होल्ड किया है, देन जो भी प्रॉफिट होगा उस पे फ्लैट 15% की रेट से टैक्स लगेगा। अगर आपके शेयर्स 12 महीने से भी ज्यादा पुराने हैं, देन उस केस में आपका प्रॉफिट लॉन्ग टर्म प्रॉफिट बन जाता है और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट पहले 1 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट होता है, यानी कि जीरो टैक्स उस पर लगता है। 1 लाख के ऊपर वाला जो भी प्रॉफिट होगा उस पर फ्लैट 10% की रेट से टैक्स लगेगा। अब यहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग कैच है, अगर आपके शॉर्ट टर्म में आपको लॉस होता है और लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होता है, देन ये आपस में सेट ऑफ हो जाते हैं। लेकिन अगर इसका उल्टा केस है, यानी कि लॉन्ग टर्म में आपका लॉस है एंड शॉर्ट टर्म में आपका प्रॉफिट है, देन ये आपस में सेट ऑफ नहीं होते, यानी कि लॉन्ग टर्म का जो लॉस होगा वो आपके शॉर्ट टर्म के प्रॉफिट के अगेंस्ट में एडजस्ट नहीं होता। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, अगर किसी पर्सन को 50,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है एंड 1 लाख रुपीज का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, देन उसका कैपिटल गेन कितना होगा? 3.5 लाख रुपीज। अगर आपका शेयर्स पे होने वाला टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3.5 लाख रुपए तक है, तब भी आपको जीरो टैक्स देना होगा। आइए बताता हूं कैसे। शेयर्स पे आपका जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है वो पहले 1 लाख रुपए तक टोटली एग्जेम्प्ट होता है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। साथ ही साथ अगर आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल या रेजिडेंट एचओएफ है, तो उस केस में अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अलावा और कोई भी इनकम नहीं है, यानी कि आपके पास आपका 2.5 लाख रुपीस का अनयूटिलाइज्ड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बचा हुआ है, तो आप उस अनयूटिलाइज्ड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट भी यूटिलाइज कर सकते हैं। यानी कि आप 1 लाख रुपए का फ्लैट डिडक्शन भी ले सकते हैं और 2.5 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन भी ले सकते हैं। अग्रीगेट डिडक्शन आपका 3.5 लाख रुपए होता है, जिसपे आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और हाँ, एक क्वेश्चन आपके लिए, क्या इस केस में सेक्शन 87A का रिबेट अलाउड होता है? कमेंट करके आप मुझे बताइए। प्रॉपर्टी बेचने पे आपको कितना टैक्स देना होगा, और वीडियो के एंड में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि उस टैक्स को आप 100% किस तरीके से सेव कर सकते हैं। सो वॉच टिल द एंड। अगर आप अपनी लैंड और बिल्डिंग बेचते हैं जो 2 साल से ज्यादा पुरानी होती है, तो ऐसी एसेट्स को लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बोलते हैं और इस पे जो भी आपका प्रॉफिट होगा वो फ्लैट 20% की रेट से टैक्स किया जाएगा। प्रॉपर्टी का प्रॉफिट निकालने के लिए जो भी आपकी ओरिजिनल परचेज वैल्यू होगी और आपकी जो भी इंप्रूवमेंट होगी उसकी इंडेक्सेशन वाली कॉस्ट, यानी कि इन्फ्लेशन इफेक्ट देने के बाद वाली जो कॉस्ट होती है, उसको रिड्यूस किया जाता है और उस नेट प्रॉफिट पे आपका टैक्स लगाया जाता है। अब इस प्रॉफिट पे आपका 0% टैक्स लगेगा अगर आप इन सेक्शंस के तहत इसका री इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। और हाँ, एक क्वेश्चन आपके लिए, अगर प्रॉपर्टी शॉर्ट टर्म होती है तो उस पर कितना टैक्स लगेगा? कॉमेंट करके बताइएगा। 50 लाख रुपए। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं और आपकी पूरे साल की रिसीविंग्स 50 लाख रुपीस तक होती हैं और आप अपने टोटल रिसीविंग्स का 50% या उससे ज्यादा का प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं, देन उस केस पे ना ही आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं और ना ही आपको अपनी ऑडिट करानी है। जी हाँ, दिस इज कॉल्ड प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम फॉर प्रोफेशनल्स। और इस स्कीम के तहत अगर आप 50% या उससे ज्यादा का प्रॉफिट डिक्लेयर कर देते हैं, देन उस केस में आपको बुक्स और ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। साथ ही साथ आपको एडवांस टैक्स की सिर्फ और सिर्फ लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है। अगर आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होता है तो जीएसटी के सेक्शन 35 में दिए गए सर्टेन अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, जैसे कि सेल्स परचेज के बिल्स एक्सेट्रा अगर आप मेंटेन करते हैं तो जीएसटी में आपका कंप्लायंस हो जाता है, लेकिन फिर भी आपको फुल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करने होते। और हाँ, करंट फाइनेंशियल ईयर से ये लिमिट 50 लाख से बढ़ा के 75 लाख कर दी गई है अगर आपके 95% ऑफ टोटल रिसीविंग्स बैंकिंग चैनल्स के थ्रू हुई हैं। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए टैक्स इफेक्ट्स को फॉलो कर लो। 3 वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट लाइफ इंश्योरेंस। नंबर 1, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करते हैं अपने पेरेंट्स के लिए या सिबलिंग्स के लिए, तो ये दोनों ही चीज अलाउड नहीं होने वाली, उसका रिडक्शन आप नहीं क्लेम कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए, अपने स्पाउस के लिए और अपने बच्चों के लिए इनका डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। नंबर 2, लाइफ इंश्योरेंस का रिडक्शन एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे हमेशा मिलता है, यानी कि जिस साल में आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एक्चुअल में पेमेंट करते हैं, सिर्फ उसी साल में आप उसका रिडक्शन ले सकते हैं। भले ही अगर पॉलिसी आपकी ड्यू हो गई है लेकिन उसको आपने पे नहीं किया है, तो उसका आप डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकते हैं। एंड नंबर 3, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट अगर आप कैश में भी करते हैं तो भी आपको उसका डिडक्शन मिल जाता है, एटीसी में आप उसे क्लेम कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस के लिए टैक्स इफेक्ट्स को फॉलो कर लीजिए। ये एक सिंपल सा हैक आपकी इन हैंड सैलरी को इंस्टेंटली इंक्रीज कर देगा। आइए बताता हूं कैसे। जब मिडिल ऑफ द ईयर में आपसे आपकी कंपनीज आपके इन्वेस्टमेंट्स का डिटेल्स वगैरह मांगती हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉइज उस टाइम तक उन्होंने इन्वेस्ट नहीं करा होता है, जिसकी वजह से अगर वो अपना डिक्लेरेशन अपने एम्प्लॉयर को सबमिट नहीं कर पाते तो उनका टीडीएस हायर काटा जाता है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए
सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि आपकी अगर सैलरी ज्यादा है देन उस केस में आप सिंपली न्यू रिजीम ऑप्ट कर लीजिए। न्यू रिजीम में जनरली आपका टैक्स अमाउंट कम होता है, तो आपके जो एम्प्लॉयर होते हैं वो आपका कम टीडीएस काटेंगे और आपको जो पर मंथ सैलरी होगी वो ज्यादा मिलेगी। अब लेटर ऑन अगर आप रिटर्न फाइलिंग के टाइम में वापस से ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं तो आप अपनी नॉर्मल इन्वेस्टमेंट्स वगैरह जो आपने साल में कर रखी है उन सभी का क्लेम आप अपनी रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे कर सकते हैं, और रिटर्न फाइलिंग आप ओल्ड रिजीम में कर सकते हैं, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। भले ही आपका टीडीएस न्यू रिजीम में कटा हुआ है, स्टिल आप रिटर्न अपनी ओल्ड रिजीम में फाइल कर सकते हैं। आपके नाम में अगर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं हो तब भी आपको फुल कैपिटल गेन एग्जेम्पशन मिल जाएगा। आइए बताता हूं कैसे। और हाँ, वीडियो के एंड में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, सो वॉच टिल द एंड। अगर आप कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचते हैं और उसके सेल प्रोसीड को आप कोई नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदने में इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको सेक्शन 54F की एग्जेम्पशन मिल जाती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सिर्फ आपके नाम में होनी चाहिए, बल्कि CIT वर्सेस श्री कमल बहल के केस में यह चीज क्लियरली स्टैब्लिश कर दी गई है कि अगर आप नई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अपने नाम में ना खरीद के अपने वाइफ के नाम में खरीदते हैं तो भी आपको सेक्शन 54F की पूरी एग्जेम्पशन मिल जाती है। और इंडिया में ये चीज बहुत ही कॉमन है कि लोग अपने नाम में प्रॉपर्टी ना खरीद के अपने वाइफ के नाम में प्रॉपर्टी खरीदते हैं, लेकिन उस केस में भी आपको सेक्शन 54F का पूरा एग्जेम्पशन मिल जाएगा। और एक क्वेश्चन आपके लिए, अगर वाइफ के नाम में प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो इसके अलावा एक और मेजर बेनिफिट होता है, कमेंट करके आप बताइए। आप जिस घर में रहते हैं उसके लिए भी आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ सकता है। कैसे, आइए बताता हूं। एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, अगर आपके पास 2 से ज्यादा घर होते हैं और उन सारे ही घरों को आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखा है, यानी कि उसमें आप खुद रहते हैं या फिर आपके कोई फैमिली मेंबर्स रहते हैं और या फिर सिंपली आपने उसको ताला लगा रखा हुआ है, उस केस में भी सिर्फ और सिर्फ आपके 2 घरों को सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाएगा। यानी कि ऐसा माना जाएगा कि आप सिर्फ 2 घरों में आपने पर्सनल यूज किया हुआ है और उसके अलावा जितने भी घर बचते हैं उन सारे ही घरों को डीम टू बी लेट आउट मान लिया जाएगा। यानी कि उस पे आपको रेंटल इनकम मिले या ना मिले, उसकी जो भी एक्चुअल मार्केट में रेंटल इनकम चल रही होगी उसको आपकी इनकम बना दिया जाएगा और उस पे आपको टैक्स लगा दिया जाएगा। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड डीम टू बी लेट आउट। यानी कि आपके घर एक्चुअल में रेंट पे चढ़े हों या ना चढ़े हों, फिर भी आपकी रेंटल इनकम जो होगी उस पे आपको टैक्स लगा दिया जाएगा। वैसे आपके पास कितने घर हैं, कमेंट करके बताइए। अगर आप रेंट के घर पे रहते हैं तो ये गलती कभी भी ना करें, वरना आपको लग सकती है इनकम टैक्स पेनल्टी। अगर आप रेंट का पेमेंट करते हैं और आपका पर मंथ रेंट 50,000 रुपीज से ज्यादा होता है देन उस केस में आपको पूरे साल की रेंट पे 5% की रेट से टीडीएस डिडक्ट करना होगा। अगर आपके लैंडलॉर्ड ने अपना पैन कार्ड आपको नहीं दिया हुआ देन उस केस में आपको लैंडलॉर्ड का 20% टीडीएस डिडक्ट करना होगा। ये टीडीएस अमाउंट आपको फाइनेंशियल ईयर के लास्ट मंथ में, यानी कि मार्च मंथ का जब आप रेंट पे कर रहे होंगे उस टाइम पे आपको डिपॉजिट करना होगा, या फिर अगर आपने मार्च के पहले ही घर खाली कर दिया है तो जिस मंथ में आप घर खाली करते हैं उसका रेंट पे करते टाइम ये टीडीएस डिडक्शन आपको डिपॉजिट करना होगा। और टीडीएस अमाउंट आपके लास्ट मंथ के रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर आप टीडीएस पे नहीं करते हैं तो आपको 1% पर मंथ के रेट से लेट फीस पे करना पड़ जाएगा, और अगर आप टीडीएस पे ही नहीं करते हैं देन उस केस में आप असेसी इन डिफॉल्ट बना दिए जाएंगे और आपको सेक्शन 220 और 221 की पेनल्टी भी लग सकती है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, अगर आपका पर मंथ का रेंट 65,000 रुपीज है, पूरे साल में आपका कितना टीडीएस बनेगा, कमेंट करके बताइए। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए, एक प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, LLP या फिर कंपनी। आइए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की। आपको एक कंपनी उसी केस में फॉर्म करनी चाहिए जब आपको किसी और कंपनी से फंडिंग उठानी हो, किसी और कंपनी से कोलैबोरेशन करना हो, या फिर किसी ऐसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह में आपको जाना है जहां पे कंपनी ही जा सकती हैं। सिर्फ इसी केस में कंपनी बनाना आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। दूसरा ऑप्शन होता है LLP। LLP वैसे तो पार्टनरशिप फर्म होती है लेकिन इसमें भी सारे कंप्लायंसेस आपको फॉलो करने होते हैं जैसे कि कंपनीज में होते हैं, इसलिए LLP भी आप तभी फॉर्म करें जब आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो। अदरवाइज आप थर्ड ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। थर्ड ऑप्शन होता है पार्टनरशिप फर्म बनाना। पार्टनरशिप फर्म बेसिकली आप तब बना सकते हैं जब आपको एडिशनल फंड्स की रिक्वायरमेंट हो और डिफरेंट कैपेबिलिटीज की आपको रिक्वायरमेंट है, तो आप अलग लोगों के साथ में कोलैब करके एक पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं। और ये पार्टनरशिप फर्म सिंपली आप एक डीड साइन करके रजिस्टर कर सकते हैं और इसके बेसिस पे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। चौथा और सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है प्रोप्राइटरशिप फर्म का। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसे आप अकेले चलाते हैं तो आप प्रोप्राइटरशिप फर्म में उसको लेके जा सकते हैं, और ये हाईली रिकमेंडेड होता है। कभी भी आप इनिशियल स्टेज में बिजनेस आपका होता है तो हमेशा प्रोप्राइटरशिप फर्म से स्टार्ट करें, और लेटर स्टेजेस में जब आपको जरूरत पड़ती है तो उसको आप आगे चल के पार्टनरशिप फर्म या फिर कंपनी आप फॉर्म कर सकते हैं।
ये वो लैपटॉप है जिसको मैं पिछले 3 साल से यूज कर रहा हूं, और अगर मैं इसको अब मार्केट में बेचने जाता हूं तो लेट्स से अगर मुझे 1 लाख रुपीज मिलते हैं, तो क्या आपको पता है उस 1 लाख रुपीज पे कितना टैक्स मुझे देना पड़ेगा? द आंसर इज 0। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपकी कोई भी ऐसी एसेट होती है जो आपके पर्सनल यूज की होती है, पर्सनल इफेक्ट की होती है, तो उसको सेल करने पे आपको कुछ भी प्राइस मिले, वो टोटली 0 टैक्स लगेगा उस पर। कोई भी कैपिटल गेन टैक्स वगैरह आपको उस पर नहीं देना होता, बिकॉज वो टोटली एग्जेम्प्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई गाड़ी बेचते हैं, कोई टीवी बेचते हैं, फ्रिज, कुछ भी, कोई भी चीज ऐसी जो मूवेबल हो और आपकी पर्सनल एसेट होती है, तो उस पर अगर आपको बेचने पे कुछ भी प्रॉफिट होता है तो उस पर आपको एब्सोल्युटली 0 टैक्स लगेगा। ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए टैक्स इफेक्ट्स को फॉलो जरूर कर लीजिए। क्या कभी आपने ये सोचा है कि अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है और उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी से कुछ इनकम होके आती है, तो उस इनकम को कैसे और किसके हाथ में टैक्स किया जाएगा? लेट्स से अगर कोई प्रॉपर्टी है जिसकी ओनरशिप 2 लोग क्लेम कर रहे हैं और दोनों लोग बोलते हैं कि वो प्रॉपर्टी उनकी है, तो ऐसे केस में अगर उस प्रॉपर्टी से कुछ इनकम आती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस इनकम को दोनों ही पर्सन के हाथ में ऐड कर देगा, और ये तब तक ऐड होता रहेगा जब तक ये डिस्प्यूट सेटल नहीं हो जाता और किसी एक पर्सन की ओनरशिप डिफाइन नहीं हो जाती। इस असेसमेंट को कहा जाता है प्रोटेक्टिव असेसमेंट। अब जब तक यहां पे डिस्प्यूट सेटल नहीं हो जाता, दोनों ही पर्सन के हाथ में इनकम ऐड करी जाती रहेगी, और डिस्प्यूट सेटल होने के बाद जो पर्सन केस जीतेगा उससे टैक्स की रिकवरी करी जाएगी। ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस के लिए टैक्स इफेक्ट्स को फॉलो कर लीजिए। अगर आप अपना घर बेचते हैं, उस केस में आपको 2 तरीके के टैक्सेस पे करने पड़ सकते हैं। कैसे, आइए बताता हूं। अगर आप कभी भी अपनी बिल्डिंग विथ लैंड बेचते हैं, देन उस केस में टैक्स की कैलकुलेशन के लिए बिल्डिंग को अलग एसेट माना जाता है और लैंड को अलग एसेट माना जाता है। अगर यहां पे आपकी बिल्डिंग, लेट्स से उसको बनवाए हुए आपको 2 साल से कम हुआ है, लेकिन आपकी जमीन 2 साल से ज्यादा पुरानी थी, देन उस केस में आपके लैंड के ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा और आपकी बिल्डिंग के ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। लेकिन अगर आप फ्लैट बेचते हैं, देन फ्लैट के केस में ये सिंगल एसेट माना जाएगा और उस पर बिल्डिंग के हिसाब से टैक्सेशन होगा। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, अगर आपकी बिल्डिंग एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर बनी हुई है, देन उस केस में कैपिटल गेन टैक्सेशन कैसे कैलकुलेट होगा? कॉमेंट करके बताइए। अगर आप अपनी आईटीआर में ये मिस्टेक कर देते हैं तो आपको अगले 10 सालों तक कभी भी नोटिस इशू हो सकता है। अगर आप अपनी आईटीआर फाइल करते टाइम आप कोई इनकम नहीं दिखाते या आपसे कोई इनकम स्केप हो जाती है और उस स्केप्ड इनकम की वैल्यू 50 लाख रुपीज या उससे ज्यादा होती है, देन उस केस में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगले 10 सालों तक कभी भी नोटिस इशू कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची जिसकी वैल्यू 60 लाख रुपीज थी, अब उस प्रॉपर्टी के बेचने पे भले ही आपको एक्चुअल में लॉस हुआ हो, स्टिल ये आपके लिए जरूरी होता है कि आप उस प्रॉपर्टी की डिटेल को अपनी रिटर्न में जरूर मेंशन करें। अगर आप मेंशन नहीं करते, देन उस केस में आपको सेक्शन 148 का नोटिस इशू हो सकता है और वो अगले 10 सालों तक कभी भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके स्केप्ड इनकम की वैल्यू 50 लाख रुपीज से कम भी होती है, देन उस केस में भी आपको अगले 3 सालों तक कभी भी नोटिस आ सकता है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि जब भी आप अपनी रिटर्न फाइल करें तो हमेशा उसमें सारी चीजों को मेंशन करें और उसे अपनी AIS वगैरह से मैच जरूर करा लें। आपने ये चीज जरूर सुना होगा कि एनजीओज के थ्रू टैक्स की चोरी की जाती है, लेकिन ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है? आइए समझाता हूं। एनजीओज को जो भी डोनेशन के थ्रू इनकम मिलती है वो टोटली एग्जेम्प्ट हो जाती है अगर एनजीओज 2 शर्तें फॉलो करती हैं। नंबर 1, एनजीओज को इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन लेना होता है, एंड नंबर 2, एनजीओज जब भी फॉर्म की जाती है तो उस टाइम पे उनको अपना पर्पस डिक्लेयर करना होता है। फॉर एग्जांपल, रिलीफ टू पुअर, एजुकेशन, गर्ल चाइल्ड सेफ्टी, इस तरीके के बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं। अब अगर एनजीओ अपना जो भी डोनेशन मिलती है उसका खर्चा अपने पर्पस के टुवर्ड करती है तो उसको टोटल एग्जेम्पशन मिल जाती है और कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगाया जाता। अब प्रैक्टिकली ये होता है कि इधर से एक पर्पस डोनेशन देता है एनजीओ को और डोनेशन देने वाला सेक्शन 80G में एग्जेम्पशन क्लेम कर लेता है। एट द सेम टाइम एनजीओज फेक एक्सपेंसेस दिखा करके सेक्शन 11-12 का एग्जेम्पशन ले लेती है और एनजीओज की भी इनकम टोटली एग्जेम्प्ट हो जाती है। क्या आपको पता है कि एक इंडियन पर्सन NRI कब बन जाता है? एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, NRI बनने के लिए बेसिकली आपको 2 कंडीशंस देखनी होती हैं। नंबर 1, आपका एक पूरे साल में टोटल स्टे पीरियड इन इंडिया 182 डेज से कम होना चाहिए, एंड नंबर 2, अगर आपका करंट ईयर के पहले वाले 4 सालों में आपका टोटल एग्रीगेट पीरियड, स्टे पीरियड इन इंडिया 365 डेज या उससे ज्यादा है, देन उस केस में आपको ये मेक श्योर करना है कि करंट ईयर में आपका स्टे पीरियड 60 दिनों से कम होना चाहिए।
अगर आप ये दो कंडीशंस को मेट कर लेते हैं देन उस केस में आप एक एनआरआई बन जाते हैं, और एनआरआई बनने के बाद आपको बहुत सारे मल्टीपल टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। अब क्या वो टैक्स बेनिफिट है, अगर आपको उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिख के मुझे मैसेज करें। और हाँ, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए टैक्स इफेक्ट को फॉलो जरूर कर लीजिए। ये वो एक्सक्लूसिव टैक्स बेनिफिट्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एनआरआईज को अवेलेबल होते हैं। नंबर 1, एनआरआईज की फॉरेन इनकम पे इंडिया में कोई भी टैक्स नहीं लगता। यानी कि अगर एनआरआई फॉरेन में कुछ इनकम अर्न करता है तो उसे इंडिया में एग्जेम्प्ट माना जाता है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता। नंबर 2, एनआरआई को नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट यानी कि एनआरई अकाउंट या एफसीएनआर अकाउंट से कुछ भी इंटरेस्ट मिलता है तो वो इंटरेस्ट इंडिया में टोटली एग्जेम्प्ट होता है। नंबर 3, एनआरआई अगर अपने इंडियन रिलेटिव्स को कितना भी पैसा इंडिया में रेमिट करता है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। यानी कि फॉरेन में कमाई गई इनकम पे ना ही एनआरआई को टैक्स देना होता है ना ही इंडियन रिलेटिव्स को। और नंबर 4, एनआरआईज को बहुत सारे स्पेशल रेट ऑफ टैक्स जैसे चैप्टर 12, सेक्शन 172 और डीटीडब्ल्यूए जैसे स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेस का बेनिफिट भी मिलता है, जिससे उनकी टैक्स लायबिलिटी काफी हद तक कम हो जाती है। इनकम टैक्स रिफंड, अगर आपका किसी पुराने साल का रिफंड बनता है जिसे आप पहले रिटर्न फाइल करके क्लेम नहीं कर सके थे तो इस प्रोसेस के तहत आप उस पुराने रिफंड को अभी भी क्लेम कर सकते हैं। जी हां, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। अब इस प्रोसेस के तहत आपको अपने जुरिसडिक्शनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को एक रिटर्न में एप्लीकेशन देनी होती है जिसमें आप ये रीजन बताते हैं कि आप अपनी रिटर्न को फाइल विद इन टाइम क्यों नहीं कर सके थे। अगर आपकी रीजनिंग जेन्युइन होती है और सीआईटी को यह लगता है कि आपको जेन्युइन हार्डशिप की वजह से आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर सके थे तो सीआईटी आपकी कॉन्डोनेशन का अप्रूवल दे देते हैं और उस अप्रूवल के बेसिस पे आप अपनी स्पेशल रिटर्न फाइल कर सकते हैं और उस स्पेशल रिटर्न में आप अपने पिछले 6 सालों तक की इनकम टैक्स रिफंड को क्लेम कर सकते हैं। हालांकि अगर आपका 50 लाख रुपीस के ऊपर रिफंड बनता है तो उस केस में आपको हायर अथॉरिटीज के पास कॉन्डोनेशन रिक्वेस्ट मूव करनी पड़ेगी। क्या आप अपने बिजनेस में अपने रिलेटिव को ही जॉब पे रख सकते हैं, और इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके क्या रूल्स हैं? एज पर सेक्शन 48(2) अगर आप अपने रिलेटिव को कोई पेमेंट करते हैं, रिलेटिव जैसे कि आपके बेटा बेटी, माँ बाप, भाई बहन, स्पाउस, इन सब टाइप के पर्सन को अगर आप पेमेंट करते हैं तो ये पेमेंट अगर आपका मार्केट रेट के अकॉर्डिंग है देन उस केस में कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है और आपको ये खर्चा अलाउड हो जाएगा। यानी कि ये नॉर्मल आप जैसे किसी और पर्सन को पे करते हैं उसी तरीके से आपको अलाउड हो जाएगा। लेकिन अगर आप मार्केट रेट से हायर पेमेंट करते हैं अपने रिलेटिव को तो जो एक्सेस वाला पार्ट होगा वो डिसअलाउड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके किसी रिलेटिव को 5 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है जिसकी मार्केट में सैलरी 15 लाख रुपीस में आपको एम्प्लॉय मिल जाएगा, लेकिन आप इस रिलेटिव को 60 लाख रुपीस का पेमेंट देते हैं तो इस केस में जो आपका एडिशनल 45 लाख रुपीस का पेमेंट है वो डिसअलाउड हो जाएगा और आपकी इनकम का पार्ट बन जाएगा। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, क्या आपको पता है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज पे भी टैक्स लगता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी भी तरीके का बिजनेस इनकम जनरेट करती है तो उस बिजनेस इनकम पे इन पॉलिटिकल पार्टीज को भी टैक्स देना पड़ता है। लेकिन बिजनेस इनकम के अलावा और किसी भी टाइप की इनकम हो वो टोटली एग्जेम्प्ट हो जाती है अगर वो इन 4 कंडीशंस को मेट करते हैं। नंबर 1, अगर पॉलिटिकल पार्टी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करती है। नंबर 2, उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट कराना होता है। नंबर 3, जितने भी डोनर्स होते हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट करते हैं, उनके नाम, एड्रेस, सारे डिटेल्स वगैरह अगर रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। एंड नंबर 4, अगर 2000 रुपए के ऊपर का कोई भी डोनेशन हो तो वो हमेशा बैंकिंग चैनल्स के थ्रू होना चाहिए। अगर इन 4 कंडीशंस को पॉलिटिकल पार्टीज मेट करती हैं तो बिजनेस इनकम के अलावा कोई भी इनकम उनकी होती है वो फुल्ली टैक्स फ्री होती है, लेकिन बिजनेस इनकम उस केस में भी टैक्सेबल होगी। 60,000 रुपए तक का आपको बेनिफिट हो सकता है अगर आप किसी किराए के घर में रहते हैं। कैसे, आइए बताता हूं। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है या फिर कोई बिजनेस चलाते हैं या फिर इवन एक सैलरीड पर्सन है और आप किसी रेंटेड प्रीमाइस में रहते हैं तो उस केस में आप सेक्शन 80(g) के अंडर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप 60,000 रुपीज तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपने पेरेंट्स के घर में भी रहते हैं तो भी आप सेक्शन 80(g) का बेनिफिट ले सकते हैं। करना आपको सिर्फ ये है कि आपको अपने पेरेंट्स के साथ में एक रेंट एग्रीमेंट साइन करना है और मंथली पेमेंट आपको अपने पेरेंट्स को करना है। साथ ही साथ आपके पेरेंट्स को अपनी रिटर्न फाइल करते टाइम ये इनकम अपनी रिटर्न में उन्हें दिखानी होगी। और हाँ,
अगर आप HRA क्लेम करते हैं तो उस केस में आप सेक्शन 80GG का क्लेम नहीं ले सकते। ऐसे ही बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए टैक्स इफेक्ट्स को फॉलो कर लीजिए। सैलरीड पर्सन हो तो ये 2 चीजें ध्यान रखना, बहुत सारा टैक्स बचा लोगे। नंबर 1, अगर आपकी करंट ईयर में टोटल इनकम 7.5 लाख रुपीस तक है, देन उस केस में आपको अपने एम्प्लॉयर को ये बोलना है कि आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करने वाले हैं। न्यू टैक्स रिजीम में करंट ईयर में 7.5 लाख तक इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। नंबर 2, अगर आपकी इनकम 7.5 लाख से ज्यादा होती है, देन उस केस में आपको सेक्शन 80C, 80D, NPS, HRA इन सारे सेक्शंस में आपको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब आप अपने कंपनी को डिक्लेरेशन सबमिट कर रहे होते हैं, उस टाइम तक आपके पास फंड्स नहीं होते या फिर आपने इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं किया होता। उस केस में आपको सिंपली ये करना है कि आप अपने एम्प्लॉयर को न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स काटने को बोलेंगे, जिसमें कंपैरेटिवली आपका कम टैक्स काटा जाता है। बाद में आप 31 मार्च के पहले फंड्स अरेंज करके इन सारे सेक्शंस पे इन्वेस्टमेंट कर लेंगे और इन डिडक्शंस का बेनिफिट डायरेक्टली आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं, जिसके बाद आपका जो भी एक्सेस टीडीएस काटा गया होगा वो आपको रिफंड हो जाए। 50 लाख रुपए पे आपका टैक्स बनेगा 13,12,500 रुपए। लेकिन अगर आपकी इनकम 50,01 रुपए होती है, उस केस में आपका टैक्स बनेगा 14,43,750 रुपए। यानी कि अगर आपकी इनकम 1 रुपए से बढ़ जाती है तो आपका टैक्स 1,31,250 रुपए से बढ़ जाएगा। टैक्स का ये डिफरेंस आता है सरचार्ज की वजह से। जैसे ही आपकी इनकम 50 लाख के ऊपर जाती है तो आप पे सरचार्ज लगना शुरू हो जाता है। अब आप यहां पे ये सोच रहे होंगे कि ये 1 रुपए कमा के गलती हो गई, इससे अच्छा ये 1 रुपए तो गवर्नमेंट को ही दे दिया होता। एग्जैक्टली इसी चीज पे बेस्ड है इनकम टैक्स का ये कॉन्सेप्ट, जिसको बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपकी जितने रुपए से इनकम बढ़ी उससे ज्यादा रुपए से टैक्स बढ़ रहा हो तो आप डायरेक्टली जितनी इनकम बढ़ती है उतने इनकम को ही एज योर टैक्स पे कर दीजिए और आपको एक्सेस टैक्स पे करने की कोई जरूरत नहीं है। करंट एग्जांपल की बात करें तो हमारी इनकम सिर्फ 1 रुपए से बढ़ी है, तो इस 1 रुपए को हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे देंगे और इसके साथ में 50 लाख रुपए पे जितना टैक्स बनेगा वो दे देंगे और इसके ऊपर हमें एक्सेस वाला टैक्स पे करने की कोई भी जरूरत नहीं। लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है या लेने का सोच रहे हैं तो ये गलती कभी भी मत करना, वरना बहुत टैक्स देना पड़ जाएगा। और वीडियो के एंड में आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस टैक्स को बचा सकते हैं। सो वॉच टिल द एंड। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर सेक्शन 80C में आप डिडक्शन क्लेम करते हैं, ये बात हम सबको पता है। लेकिन अगर आपका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू से ज्यादा होता है, देन उस केस में 10% के ऊपर वाला जो भी प्रीमियम होगा उस पे आपको सेक्शन 80C का रिडक्शन नहीं मिलने वाला। साथ ही साथ पॉलिसी मैच्योरिटी पे जो भी इनकम होगी उस पे भी आपको टैक्स देना पड़ जाएगा और उस पे 5% की रेट से टीडीएस भी काट लिया जाएगा अगर आपका मैच्योरिटी अमाउंट 1 लाख रुपए से ज्यादा होता है। तो कभी भी अगर आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस का टोटल एनुअल प्रीमियम 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि किसी डिसीज पर्सन के नाम से भी इनकम टैक्स नोटिस इश्यू हो जाता है और ऐसा ही रिसेंटली हमारे एक क्लाइंट के साथ हुआ जिनके फादर ने अपनी एक प्रॉपर्टी सेल करी थी फॉर 45 लाख रुपीज। अब प्रॉपर्टी सेल करने के कुछ दिन बाद उनकी डेथ हो जाती है और इसलिए वो उस साल की इनकम टैक्स रिटर्न खुद फाइल नहीं कर पाते। अब इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग रूल्स ये होते हैं कि अगर किसी पर्सन की डेथ भी हो जाती है तो उस केस में भी उनकी लास्ट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। डेथ होने के बाद डिसीज पर्सन के जो भी नेक्स्ट ऑफ किन होते हैं उन्हें खुद को एज अ लीगल आयर रजिस्टर करना पड़ेगा और लीगल आयर को डिसीज्ड पर्सन की लास्ट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अब उस इनकम टैक्स रिटर्न में अगर कुछ भी उनकी टैक्स लायबिलिटी निकल के आती है तो लीगल आयर को ही पे करना पड़ेगा और अगर कुछ रिफंड वगैरह बनता है तो वो भी लीगल आयर को मिल जाएगा। तो हमारे केस में यहाँ पे क्लाइंट को अपने फादर की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। और ऐसे ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए टैक्स इफेक्ट्स को फॉलो कर लीजिए। 18 साल से कम उम्र के होने पे आप वोट नहीं दे सकते, लेकिन टैक्स आपको तब भी देना पड़ेगा। जी हाँ, माइनर पे टैक्सेशन के क्या रूल्स होते हैं आइए समझते हैं। अगर माइनर को किसी भी तरीके की कोई इनकम होती है, फॉर एग्जांपल कोई गिफ्ट मिलता है, कोई इनहेरिटेंस पे कोई इनकम आती है या फिर कोई इंटरेस्ट इनकम वगैरह मिलता है, तो इस तरीके की कोई भी इनकम होगी तो वो पेरेंट्स के हाथ में क्लब कर दी जाएगी। अब पेरेंट्स में यहाँ पे मदर और फादर दोनों में से जिस पेरेंट की इनकम हायर होगी उस वाले पेरेंट के हाथ में माइनर की इनकम ऐड कर दी जाएगी और उन्हें ही इस पे टैक्स देना होगा। अगर पेरेंट्स डाइवोर्स्ड हो चुके हैं तो जिस पेरेंट के पास में एक चाइल्ड की कस्टडी होती है उनके हाथ में इस इनकम को क्लब किया जाएगा। लेकिन अगर माइनर अपनी एक्सपर्टीज या अपनी स्किल से कोई इनकम अर्न करता है या फिर कोई मैनुअल वर्क करके इनकम अर्न करता है तो उस केस में माइनर को ही उस इनकम पर टैक्स देना होगा, यानी कि माइनर की अपनी स्पेसिफिक रिटर्न जाएगी जिसमें उस इनकम को इंक्लूड किया जाएगा। 40 लाख, 20 लाख, 10 लाख या फिर 0, एक बिजनेस को जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब लेना होता है? जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जो स्टैंडर्ड लिमिट होती है वो होती है 20 लाख रुपीस की, यानी कि अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर 20 लाख रुपीस तक है तो उस केस में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन
जैसे ही आपके बिजनेस का टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस करता है, उसके 30 दिनों के अंदर अंदर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाता है। अब यही 20 लाख रुपए की लिमिट बढ़ के 40 लाख हो जाती है अगर आप सिर्फ एक स्टेट से और सिर्फ गुड्स में डील करते हैं। देन उस केस में आपको 40 लाख रुपए तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। 40 लाख रुपए के बाद आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। इसके अलावा अगर आप इन स्पेशल स्टेट से टैक्सेबल गुड्स या सर्विस की सप्लाई करते हैं, देन आपको सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए की लिमिट मिलेगी। और हाँ, अगर आप अपनी मर्जी से जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, देन उस केस में आपको कोई भी लिमिट देखने की जरूरत नहीं है। आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कभी भी ले सकते हैं। 2,01,32,870 रुपए, ये वो टैक्स डिमांड अमाउंट है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर ना फाइल करने के लिए इशू किया। कुछ दिनों पहले हमारे पास एक केस आया जिसमें एसएससी एक फार्मर हैं और जिनकी रूरल एग्रीकल्चर लैंड को गवर्नमेंट ने हाईवेज बनाने के लिए एक्वायर किया। इस एक्विजिशन के बाद उनको 1.1 सीआर का कॉम्पनसेशन इशू किया जाता है। एसएससी इस कॉम्पनसेशन के अमाउंट को एफडी करा लेते हैं और ईयर एंड होने के पहले इस एफडी को ब्रेक करके एक नई प्रॉपर्टी फॉर 1.3 सीआर वो बाई कर लेते हैं। अब हुआ ये कि इनकम टैक्स पोर्टल पे ये तीनों ही ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, जिसका अग्रीगेट 3.5 सीआर डिपार्टमेंट अनएक्सप्लेन्ड मान लेता है और जिसके ऊपर टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी ये सब कुछ लगा करके 2 करोड़ से ज्यादा रुपीस की यहां पे टैक्स डिमांड एसएससी को इशू कर दी जाती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड के अगेंस्ट में कुछ भी पैसा मिले वो टोटली एग्जेम्प्ट होता है, यानी कि एसएससी की ये इनकम एग्जेम्प्ट थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये रिटर्न में डिस्क्लोज नहीं किया गया था, जिसकी वजह से इसको अनएक्सप्लेन्ड माना गया और एसएससी को इतना बड़ा डिमांड नोटिस भेज दिया गया। सिर्फ 1% की रेट से आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा अगर आप ये फॉलो करते हैं। अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 1.5 सीआर तक रहा है और आप किसी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग या सेल्स करते हैं, तो आप ऑप्ट कर सकते हैं फॉर जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम, जिसमें आपको अपने टर्नओवर का सिर्फ और सिर्फ 1% की रेट से जीएसटी पे करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप कोई रेस्टोरेंट चलाते हैं तो रेस्टोरेंट ओनर भी जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम को ले सकते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट ओनर्स को 5% की रेट से जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर आप रेस्टोरेंट के अलावा और किसी सर्विस में एंगेज हैं, देन आपको 6% की रेट से जीएसटी पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस स्कीम को ऑप्ट कर लेते हैं, देन आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। यानी कि अगर आपने कुछ गुड्स या सर्विसेज परचेज की हैं और उस परचेज पे जीएसटी पे किया है, तो उस वाले जीएसटी का बेनिफिट नहीं ले सकते। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी के पर्सन होते हैं जो इस स्कीम को ऑप्ट ही नहीं कर सकते। उसका डिटेल आपको कैप्शन में मिल जाएगा। 50 लाख की सर्विस देने पे आपकी जीएसटी लायबिलिटी बनेगी 0 और उस 50 लाख पे जो भी जीएसटी बनेगा उसे आपके बिहाफ पे सर्विस लेने वाला पर्सन पे करेगा। जीएसटी के इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, यानी कि आरसीएम कॉन्सेप्ट। आरसीएम कॉन्सेप्ट के तहत अगर कुछ स्पेसिफाइड सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि एडवोकेट्स, इंश्योरेंस एजेंट्स, म्यूजिक कंपोजर्स, फोटोग्राफर, ट्रांसपोर्ट कंपनीज, इन सब टाइप के सर्विस प्रोवाइडर अगर कुछ भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो नो मैटर उन सर्विस की कितनी भी वैल्यू हो, उस पे इन्हें जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, बल्कि सर्विस लेने वाला पर्सन जीएसटी पे करेगा। सर्विस रेसिपिएंट इस जीएसटी को पे करने के बाद इस पे किए गए जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ले सकेगा। यानी कि अगर रेसिपिएंट की कुछ भी आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी बनती है, तो उसके अगेंस्ट में इस 50 लाख पे जो भी जीएसटी पे होता है उसको वो रिड्यूस कर सकेगा। अब कौन कौन सी सर्विसेज हैं जिनके अगेंस्ट में ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, उसके लिए प्लीज चेक द कैप्शन। 10 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिस पे रहती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर। नंबर 1, अगर आपके एक या एक से ज्यादा सेविंग बैंक अकाउंट में आप पूरे साल में 10 लाख रुपए का कैश डिपॉजिट करते हैं। नंबर 2, अगर आप एक पूरे साल में 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा की एफडी कराते हैं। नंबर 3, अगर आप एक या एक से ज्यादा करंट अकाउंट में टोटल कैश डिपॉजिट एंड कैश विड्रॉल आपका 50 लाख रुपीज से ज्यादा होता है। नंबर 4, अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हैं फॉर 30 लाख रुपीज या उससे ज्यादा वैल्यू का। नंबर 5, अगर आप कैश पेमेंट रिसीव करते हैं फॉर 2 लाख रुपीज या उससे ज्यादा का। इसके अलावा बाकी के 5 ट्रांजैक्शन की डिटेल आपको कैप्शन में मिल जाएगी। अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, देन उस केस में आपके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले सेक्शन 148 में आपको इनकम एस्केपमेंट का नोटिस आ सकता है और उसके बाद आपको सेक्शन 147 में अपनी आईटीआर फाइल करने को बोला जाएगा विद ऑल द प्रूफ एंड एविडेंसेस। नंबर 2, आपको सेक्शन 142(1) में नोटिस दिया सकता है और उसमें आपको सारी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी अलॉन्ग विथ योर रिटर्न ऑफ इनकम ऑल्सो। नंबर 3, डिपार्टमेंट आपका सेक्शन 144 में एक्स पार्टी असेसमेंट कर सकती है, यानी कि बिना आपको कोई नोटिस इशू किए डिपार्टमेंट के पास जो भी इनकम की डिटेल्स अवेलेबल है उसके बेसिस पे आपका टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी सब कुछ आपके ऊपर चार्ज कर दिया जाएगा और आपका एक असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। इसलिए किसी भी साल में अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपीज से ज्यादा होती है तो उस केस में आप रिटर्न जरूर फाइल करें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा अगर आप ये फॉलो करते हैं।
इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से म्यूचुअल फंड दो टाइप्स के होते हैं, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड एंड डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। अगर आपके म्यूचुअल फंड्स के 65% से ज्यादा फंड कंपनीज के शेयर्स में या इक्विटीज में इन्वेस्टेड होते हैं तो ऐसे फंड्स इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स बोले जाते हैं। 65% से कम फंड्स अगर इक्विटीज में इन्वेस्टेड हैं तो ये फंड्स डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड बन जाते हैं। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के केस में जो टैक्सेशन होता है वो नॉर्मल शेयर्स की तरह उनका ट्रीटमेंट होता है, यानी कि अगर वो शॉर्ट टर्म है तो 15% टैक्स लगेगा, लॉन्ग टर्म है तो पहले 1 लाख तक जीरो टैक्स होगा, उसके आगे 10% की रेट से टैक्स लगेगा। अगर ये डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होते हैं तो आपको स्लैब रेट के अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना होगा। तो अगर आप जीरो टैक्स पे करना चाहते हैं तो हमेशा इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में 1 साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्टमेंट करें और रिडीम करते टाइम मेक श्योर करें कि आपको 1 लाख रुपए तक का कैपिटल गेन हो जिस पे आपका टैक्स जीरो बनेगा। 3 very important updates about UPI. Number 1, UPI की डेली ट्रांजैक्शन लिमिट वैसे तो 1 लाख रुपीस की होती है, लेकिन अगर आप किसी मेडिकल या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को पेमेंट करते हैं देन उस केस में आप पर डे 5 लाख रुपीस तक का यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। नंबर 2, यूपीआई के थ्रू अगर आप म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या फिर क्रेडिट कार्ड रीपेमेंट के लिए ई मैंडेट लगाते हैं तो पहले इसकी लिमिट 15,000 रुपीस तक मैक्सिमम होती थी, अब आप 1 लाख रुपए तक का ई मैंडेट लगा सकते हैं। नंबर 3, ऑनलाइन फ्रॉड्स को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने यह प्रपोज किया हुआ है कि अगर आप किसी पर्सन को फर्स्ट टाइम यूपीआई ट्रांसफर करते हैं और वो 2,000 रुपए से ज्यादा का अमाउंट है तो आपको 4 घंटे तक का वेट करना पड़ सकता है। हालांकि ये चीज अभी तक प्रपोज करी गई है, एक्चुअल में इंप्लीमेंट नहीं हुई है, लेकिन आपकी इस पे क्या सजेशन है कमेंट करके जरूर बताइए। शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स के बेचने पे जो भी प्रॉफिट होगा उस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा अगर आप ये फॉलो करते हैं। एज पर सेक्शन 54F ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, अगर आप शेयर्स या म्यूचुअल फंड को बेचते हैं और उसके सेल वैल्यू के इक्वल अमाउंट कोई नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को बाई करने में या फिर कंस्ट्रक्ट कराने में खर्च करते हैं देन आपको शेयर्स या म्यूचुअल फंड पे जो भी कैपिटल गेन होगा उस पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर आप नई प्रॉपर्टी 1 साल पहले या फिर 2 साल बाद खरीदते हैं या फिर न्यू प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कराते हैं अगले 3 सालों में तो उस केस में आप इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन आप इस न्यू प्रॉपर्टी को अगले 3 सालों तक बेच नहीं सकते। अगर आप अगले 3 सालों के बीच में इसको कभी भी बेचते हैं तो जिस साल में आप इसे बेचेंगे उस साल में आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। अगर आप कोई स्टार्टअप चलाते हैं तो आपको जीरो टैक्स देना होगा अगर आप ये फॉलो करते हैं। एज पर सेक्शन 80 IAC ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, अगर आप कोई एलिजिबल स्टार्टअप चलाते हैं कोई कंपनी या LLP बनाकर जिसको 1/4/2016 से 31 मार्च 2024 के बीच में बनाया गया है, जिसका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए तक है और जिसने स्टार्टअप सर्टिफिकेट पा लिया है फ्रॉम इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन से, अगर आप ये 3 चीजें पूरी कर लेते हैं तो उस केस में आपके स्टार्टअप का प्रॉफिट कितना भी हो वो टोटली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब ये एग्जेम्पशन जो होती है आपको 3 सालों में मिलेगी आउट ऑफ 10 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, यानी कि आपको 10 साल का एक ब्लॉक मिलेगा जिसमें से आप कोई भी 3 साल को पिक कर सकते हैं और उन 3 सालों में आपका प्रॉफिट कितना भी हो उस पे 100% एग्जेम्पशन आपको सेक्शन 80 IAC में मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई स्टार्टअप बनाते हैं 2021 में तो आपको 2021 से 2031 तक का पीरियड मिलेगा और इस 10 साल के ब्लॉक में से आप कोई भी 3 साल पिक कर सकते हैं जिसमें आपको प्रॉफिट पे जीरो टैक्स लगेगा। अगर आप सिल्वर यानी कि चांदी बेचते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी भी हो उस पे आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। एज पर द जजमेंट ऑफ CIT वर्सेस बनारसी लाल कटारू का, अगर आप सिल्वर से बने बर्तन बेचते हैं तो उस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा बिकॉज सिल्वर से बने यूटेंसिल्स को पर्सनल इफेक्ट की एसेट माना जाएगा और इसे बेचने पे आपको कितना भी कैपिटल गेन हो वो फुल्ली टैक्स फ्री होगा। लेकिन अगर आप सोने से बने हुए बर्तन बेचते हैं तो उसको पर्सनल इफेक्ट की एसेट नहीं माना जाएगा, यानी कि अगर गोल्ड के आपके कोई यूटेंसिल्स हैं तो उस पे आपको हमेशा कैपिटल गेन देना हो जाएगा। इसके साथ अगर आप चांदी के बने हुए ज्वेलरी बेचते हैं तो उस पे भी कैपिटल गेन लग जाएगा, लेकिन अगर आप चांदी के बने यूटेंसिल्स को बेचते हैं तो उस पे आपको कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होगा। 100 करोड़ की भी अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम आ रही हो तो भी उस पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। एज पर सेक्शन 10(1) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, एग्रीकल्चर इनकम आपकी कितनी भी हो दैट विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, लेकिन इसके 2 एक्सेप्शंस होते हैं। नंबर 1, अगर आप कोई स्पेशल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यानी कि टी, कॉफी, रबड़, इन 3 में से कोई प्रोड्यूस में आप एग्रीकल्चर करते हैं तो उस केस में एक स्पेसिफाइड परसेंटेज तक आपकी इनकम एग्रीकल्चर मानी जाती है, उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ जाता है। नंबर 2, अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम के अलावा नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी आती है तो आपको पार्शियल इंटीग्रेशन रूल के अकॉर्डिंग आपको टैक्स इनडायरेक्टली लगाया जाता है। लेकिन अगर इन 2 एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा एग्रीकल्चर इनकम आपकी कितनी भी हो वो टोटली टैक्स फ्री होती है, उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता। और यही नहीं, अगर आप एग्रीकल्चर लैंड की सेलिंग करते हैं तो उस केस में भी आपको सेक्शन 54B में एग्जेम्पशन मिल जाता है। तो एग्रीकल्चर लैंड और एग्रीकल्चर इनकम, इन दोनों के ही बहुत सारे टैक्स बेनिफिट होते हैं।
अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे ट्रेड करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। एज पर द इनकम टैक्स एक्ट फ्यूचर एंड ऑप्शंस को बिजनेस इनकम की तरीके से ट्रीट किया जाता है, लेकिन अगर इसे बिजनेस माना जाता है तो क्या आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना भी जरूरी होता है? एज पर द सीजीएसटी एक्ट किसी भी ट्रांजैक्शन पे जीएसटी तभी लग सकता है जब या तो आप गुड्स की सप्लाई करते हैं या फिर तो सर्विस की सप्लाई करते हैं। लेकिन सीजीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग सिक्योरिटीज को ना ही गुड्स की कैटेगरी में रखा गया और ना ही सर्विसेज की कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि सीजीएसटी एक्ट में सिक्योरिटीज कवर होती ही नहीं है। इसलिए आपका टर्नओवर 20 लाख रुपए हो या फिर 20 करोड़ रुपए हो, तब भी आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की कोई भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है। हालांकि अगर आपका फ्यूचर एंड ऑप्शंस का टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा जाता है तो उस केस में आपको इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स ऑडिट कराना मैंडेटरी हो जाता है। अगर आप किसी प्रॉपर्टी में जॉइंट ओनर है तब भी आप फुल टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं अगर आप ये फॉलो करते हैं। एज पर द जजमेंट ऑफ रविंद्र कुमार अरोड़ा वर्सेस सीआईटी, अगर कोई प्रॉपर्टी जॉइंट नेम में रजिस्टर करी जाती है लेकिन उनमें से कोई एक को ओनर ने पूरी पेमेंट करी हुई है और इस बात का वो प्रूफ भी दे सकता है, देन उस केस में पेमेंट करने वाला पर्सन 54F में फुल टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हस्बैंड ने अपनी वाइफ के साथ मिलकर एक जॉइंट प्रॉपर्टी रजिस्टर करी लेकिन प्रॉपर्टी का टोटल पेमेंट हस्बैंड ने अपने बैंक अकाउंट से किया हुआ है, देन इस केस में भले ही प्रॉपर्टी को ओन्ड हो लेकिन हस्बैंड फुल टैक्स एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54F क्लेम कर सकेंगे। आईटीआर फाइल करते टाइम ये मिस्टेक कभी भी ना करें, वरना आपको भी आ सकता है इनकम टैक्स नोटिस। नॉर्मली आईटीआर फाइल करते टाइम आपको अपनी सारी इनकम शो करनी होती है, फिर वो चाहे टैक्सेबल इनकम हो या फिर आपकी एग्जेम्प्ट इनकम हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में असेसी अपनी टैक्सेबल इनकम तो डिक्लेयर कर देता है लेकिन एग्जेम्प्ट इनकम को वो डिक्लेयर नहीं करते हैं। इसका सबसे प्राइम एग्जांपल होता है एनआरआईज का केस। जैसे एनआरआईज की जो फॉरेन इनकम होती है वो इंडिया में एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन उन्हें रिपोर्टिंग पर्पस के लिए उसे इंडियन आईटीआर में दिखाना जरूरी होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में एनआरआईज इसको स्किप कर देते हैं। अब एसएससी को ये लगता है कि जिस इनकम पे उन्हें टैक्स देना ही नहीं है उसे रिटर्न में दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आप इस इनकम को स्पेंड करते हैं, बिकॉज जब आप इसे फ्यूचर में स्पेंड करेंगे उस साल में स्पेंडिंग आपकी बहुत ज्यादा हो जाएगी जो आपकी प्रीवियस आईटीआर में शो की गई इनकम से मिसमैच पे होगा एंड कॉन्सिक्वेंटली आपको इनकम टैक्स नोटिस इशू कर दिया जाता है। सिर्फ 1 रुपए खर्च करने पर आपको 1.25 लाख रुपए तक का टैक्स रिडक्शन मिल जाएगा। एज पर सेक्शन 80DD ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, अगर आप किसी डिसेबल्ड डिपेंडेंट पर्सन के मेंटेनेंस के लिए 1 रुपए भी खर्च करते हैं तो भी आपको फ्लैट 1.25 लाख रुपीस तक का टैक्स रिडक्शन मिल जाता है। लेकिन ये 1.25 लाख रुपए का टैक्स रिडक्शन तभी मिलेगा जब डिसेबिलिटी परसेंटेज 80% या उससे ज्यादा होता है। अगर डिसेबिलिटी का परसेंटेज 80% से नीचे है देन उस केस में 75,000 रुपीज का फ्लैट डिडक्शन मिलता है। अब अगर डिसेबल पर्सन की खुद की भी इनकम होती है और डिसेबल पर्सन इस फ्लैट डिडक्शन का खुद ही बेनिफिट लेना चाहते हैं देन एग्जैक्ट सेम बेनिफिट डिसेबल पर्सन 80U सेक्शन के थ्रू क्लेम कर सकते हैं। लेकिन सेक्शन 80U एंड सेक्शन 80DD दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, यानी कि अगर आपने सेक्शन 80U में डिडक्शन क्लेम कर लिया है देन आप सेक्शन 80DD में डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। 12 लाख रुपए की सैलरी पे आपका टैक्स होगा 0 अगर आप प्रॉपर्ली अपना टैक्स प्लानिंग करते हैं। टैक्स प्लानिंग के लिए सबसे पहले जरूरी ये होता है कि आप अपना करेक्ट रिजीम चूज करें कि आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम बेटर है या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम। अब 12 लाख की सैलरी में लेट्स से हम ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट करते हैं, देन सबसे पहले हमें 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। देन सेक्शन 1013A में हम HRA क्लेम कर सकते हैं जो कि 12 लाख की सैलरी पे अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख रुपए तक मिल जाएगा सब्जेक्ट टू द अदर कंडीशंस। देन इसके बाद आप सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए, 80D में 75,000 रुपीज और 80CCD 1B में 50,000 रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब यहां पे बारी आती है सैलरी रीस्ट्रक्चरिंग की, यानी कि हमने करंट सैलरी कंपोनेंट्स को रीस्ट्रक्चर करा के उन कंपोनेंट्स को इंक्लूड करेंगे जिन पे हम टैक्स एडवांटेज ले सकते हैं और जिसके बाद हम इजीली 1.75 लाख तक का टैक्स बेनिफिट ले सकेंगे, जिसके बाद हमारा नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख के अंदर होगा और जिस पे हमें 0 टैक्स देना होगा। अगर आपको अपनी खुद की टैक्स प्लानिंग के लिए डिटेल्ड एक्सेल वर्किंग का लिंक चाहिए तो कमेंट में लिखें लिंक और आपको टैक्स प्लानिंग एक्सेल वर्किंग का लिंक मिल जाएगा। क्या इनकम टैक्स रिजीम हर साल चेंज करना पॉसिबल है? और अगर आपका टीडीएस न्यू टैक्स रिजीम में काटा गया है तो क्या आप अपनी आईटीआर ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल कर सकते हैं? अगर आपकी बिजनेस इनकम होती है देन रिजीम चेंज करना रिस्ट्रिक्टेड होता है और एक बार अगर आपने न्यू रिजीम ऑप्ट कर लिया देन वो कंटिन्यूअसली आने वाले सालों पे एप्लीकेबल होता रहेगा और अगर आप उससे ऑप्ट आउट कर लेते हैं देन आप कभी भी दोबारा न्यू रिजीम ऑप्ट नहीं कर सकते जब तक कि आपका बिजनेस चल रहा होता है। लेकिन अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम नहीं होती है देन आप एवरी ईयर आप रिजीम चेंज कर सकते हैं। अब अगर आपका एम्प्लॉयर न्यू टैक्स रिजीम में टीडीएस डिडक्शन कर लेता है तब भी आप रिटर्न फाइल करते टाइम अपना रिजीम चेंज कर सकते हैं और ओल्ड टैक्स
रिजीम में रिटर्न फाइल कर सकते हैं। टीडीएस डिडक्शन करना और रिटर्न फाइल करना ये दोनों ही चीजें सेपरेट होती हैं और ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जिस रिजीम में आपका टीडीएस कटा हुआ है उसी रिजीम में आपको रिटर्न भी फाइल करनी है। इस चीज का क्लैरिफिकेशन सीबीडीटी ने अपने सर्कुलर नंबर 4 2023 में ऑलरेडी दे रखा है। इस सर्कुलर की पीडीएफ फाइल और सारे रेलेवेंट प्रोविजंस की डिटेल्स पाने के लिए कमेंट करें रिजीम और आपको सारे फ्री रिसोर्सेज आपको डीएम में मिल। पिछले 3 सालों में अगर आपने टीडीएस का रिफंड लिया हुआ है तो आपको भी आ सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस। अगर आपने लास्ट 3 इयर्स की आईटीआर में एक्सेस डिडक्शंस या एक्सेस एग्जेम्पशंस वगैरह दिखा करके अपना टीडीएस का रिफंड लिया हुआ है तो आपको भी सेक्शन 133(6) का कुछ इस तरीके का नोटिस आ सकता है जिसमें आपसे डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर ऑल द डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस आपसे मांग सकती है। अगर आप प्रूफ सबमिट नहीं कर पाते तो आपको सेक्शन 148 में नोटिस आ सकता है, 200% की पेनल्टी लग सकती है, यहां तक कि सेक्शन 276 में प्रोसिक्यूशन यानी कि जेल भी हो सकती है। और अगर आप इस नोटिस का 10 दिनों में रिप्लाई नहीं करते तो आपको 500 रुपीज पर डे के हिसाब से एडिशनल पेनल्टी भी लगेगी। अब आपके पास अगर डिडक्शंस के प्रूफ वगैरह नहीं है तो आपके पास ऑप्शन बचता है आईटीआर यू फाइल करने का, और आईटीआर यू में आप अपनी रिटर्न को अपडेट कर सकते हैं। जितना भी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह बनेगा उसे पे करके आप सेक्शन 133(6) के नोटिस का रिस्पॉन्स कर सकते हैं। इस नोटिस के बारे में या फिर इसके रिस्पॉन्स के बारे में ज्यादा जानने के लिए कमेंट करें नोटिस और आपको इसकी सारी डिटेल्स डीएम में मिल जाएंगी। क्या एक एनआरआई पर्सन को इंडिया में अपनी आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होता है? अगर कोई एनआरआई पर्सन अपनी 100% इनकम फॉरेन कंट्री से ही अर्न कर रहे होते हैं और इंडिया में उनकी कोई भी इनकम नहीं होती, देन जनरली इस केस में एनआरआईज इंडिया में अपनी आईटीआर फाइल ही नहीं करते हैं। बाद में जैसे ही एनआरआई अपनी फॉरेन इनकम को इंडिया में रेमिट करते हैं और इंडिया में उसका कोई यूटिलाइजेशन करते हैं, उस पर्टिकुलर ईयर में इनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ जाता है। अब इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए एनआरआईज के लिए ये बहुत जरूरी है कि एनआरआई की भले ही इंडिया में कोई इनकम ना हो लेकिन फॉरेन कंट्री में इन्होंने जो भी इनकम अर्न करी होती है उसको इंडियन आईटीआर में जरूर डिस्क्लोज करें और उस इनकम पे उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना, लेकिन उन्हें एग्जेम्प्ट कैटेगरी में इस इनकम को जरूर दिखाना होता है। अब एज पर द इनकम टैक्स एक्ट एनआरआईज की रिटर्न फाइलिंग की बेसिकली 2 सिचुएशन हो सकती है। नंबर 1, अगर एनआरआईज की इंडियन इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा होती है देन उस केस में एनआरआई को इंडिया में रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होता है। नंबर 2, अगर एनआरआई की इंडिया में कोई भी इनकम नहीं होती देन रिटर्न फाइलिंग करना मैंडेटरी तो नहीं है लेकिन ये हाईली रिकमेंडेड होता है। 10 करोड़ रुपए तक का भी अगर आपका कैपिटल गेन होता है तो भी उस पर आपको जीरो टैक्स पे करना पड़ेगा। जी हाँ, एज पर सेक्शन 54 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, अगर आप कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेचते हैं जिसपे आपको 10 करोड़ तक का भी अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होता है और आप उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कोई नई प्रॉपर्टी को बाई करने या फिर कंस्ट्रक्ट करने में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पूरा का पूरा कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। नई प्रॉपर्टी को आपको पुरानी प्रॉपर्टी बेचने के 1 साल पहले या फिर 2 साल बाद तक में खरीद लेना है, या फिर अगर आप कंस्ट्रक्शन कराते हैं तो पुरानी प्रॉपर्टी बेचने के 3 साल के अंदर अंदर आपको नई प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करा लेना है। अब इसके साथ न्यू प्रॉपर्टी पे अगले 3 सालों का लॉक इन होता है, यानी कि अगले 3 सालों में आप न्यू प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते। अगर आप बेचते हैं तो आपकी कैपिटल गेन एग्जेम्पशन विड्रॉ कर दी जाएगी। इमेजिन करिए आपको इंडिया और यूके इन दोनों ही कंट्रीज से इनकम आती है, तो आप टैक्स कहां पे करेंगे? इंडिया में, यूके में या फिर दोनों ही कंट्रीज में? इस चीज को जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट यानी कि DTAA रूल्स। कंट्रीज बेसिकली 2 रूल्स के अकॉर्डिंग टैक्स चार्ज करती है। नंबर 1 रेजिडेंस रूल एंड नंबर 2 सोर्स रूल के अकॉर्डिंग। अब अगर कोई पर्सन इंडिया में रेजिडेंट है और वो यूके से भी इनकम अर्न कर रहे होते हैं देन उन्हें इंडिया में रेजिडेंस रूल के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना पड़ जाएगा एंड यूके में सोर्स रूल के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना पड़ जाएगा, यानी कि इनिशियली उन्हें दोनों कंट्रीज में टैक्स पे करना पड़ जाएगा। अब इस केस में सेम फॉरेन इनकम पर 2 बार टैक्स लग रहा है, तो इस डबल टैक्सेशन से बचने के लिए गवर्नमेंट आपको सेक्शन 90 एंड सेक्शन 91 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में रिलीफ प्रोवाइड करती है, जिसके अकॉर्डिंग आपने जितना भी टैक्स यूके में पे किया होगा उसका आपको इंडिया में रिबेट मिल जाता है और आप अपनी इंडियन टैक्स लायबिलिटी में से उस रिबेट को रिड्यूस कर सकते हैं और आपको सिर्फ बैलेंस टैक्स पे करना पड़ेगा। क्या आईटीआर ना फाइल करने के लिए आपको जेल हो सकती है? अभी रिसेंटली दिल्ली में एक लेडी को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ना करने के लिए 6 मंथ की जेल हो जाती है। इस केस में इस लेडी का 2 लाख रुपीस का टीडीएस कटा हुआ था, उसके बाद भी इन्होंने अपनी आईटीआर फाइल नहीं करी। एज पर सेक्शन 276(c) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, अगर कोई पर्सन जानबूझकर अपनी आईटीआर फाइल नहीं करते हैं या फिर नोटिस आ जाने के बाद भी वो अपनी आईटीआर नहीं सबमिट करते हैं देन उस केस में सेक्शन 276(c) में उन्हें जेल हो सकती है। अब जिस साल की आईटीआर फाइल नहीं की जाती, अगर उस साल की एक्सपेक्टेड टैक्स लायबिलिटी
25 लाख रुपीस से ज्यादा बन रही होती है, देन उस केस में 6 महीने से लेकर के 7 साल तक की सजा हो सकती है। और अगर एक्सपेक्टेड टैक्स लायबिलिटी 25 लाख से कम होती है, देन 3 महीने से लेकर के 2 साल तक की सजा हो सकती है। इसलिए अगर किसी साल में आपकी ITR फाइल करने की लायबिलिटी बनती है तो उस साल में अपनी आप ITR जरूर फाइल करें। अब ये ITR फाइल करना कब मैंडेटरी हो जाता है, अगर आपको ये जानना है तो कमेंट करें ITR और मैं इसकी सारी डिटेल्स आपको DM में सेंड कर दूंगा। सेविंग बैंक अकाउंट होल्ड करते हैं तो आपको भी आ सकता है इनकम टैक्स नोटिस अगर आप ये मिस्टेक करते हैं। एज पर सेक्शन 285B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, अगर आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में एक पूरे साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा का कैश डिपॉजिट करते हैं तो आपका बैंक आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देगा। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस इंफॉर्मेशन को आपकी प्रीवियस ITR से मैच कराएगा और अगर आपकी प्रीवियस ITRs में कम इनकम दिखाई गई है जो कि आपकी कैश डिपॉजिट्स को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, या फिर अगर आपकी रिटर्न फाइल ही नहीं की गई है, देन उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। अब इस नोटिस में बेसिकली आपके कैश डिपॉजिट का एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है और अगर आप इस कैश डिपॉजिट को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, देन उस केस में टैक्स, पेनल्टी, इंटरेस्ट, सरचार्ज ये सब कुछ मिला करके आपके ऊपर 78% तक का टैक्स लगाया जा सकता है। अगर क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आपको भी आ सकता है इनकम टैक्स नोटिस। रिसेंटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बहुत सारे क्रेडिट कार्ड होल्डर को सेक्शन 133(6) और सेक्शन 148 में इनकम टैक्स नोटिस भेजे और उनके एक्सेसिव क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स का एक्सप्लेनेशन उनसे मांगा। एंड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ना देने पे इस अमाउंट को उनकी इनकम में जोड़ दिया गया और उस पर टैक्स डिमांड भी बना दी गई। इस तरीके के नोटिस आने का सबसे बड़ा रीजन होता है क्रेडिट कार्ड का एक्सेसिव यूज करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्रेडिट कार्ड का इतना एक्सेसिव यूज करते हैं कि साल भर का क्रेडिट कार्ड पेमेंट आपकी रिटर्न में दिखाई गई इनकम से भी ज्यादा हो जाता है, देन उस केस में आपको इस तरीके के नोटिस आ सकते हैं। दूसरा रीजन होता है ITR फाइल ही ना करना या फिर बहुत कम वैल्यू की ITR फाइल करना जो आपकी क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स को जस्टिफाई ही ना कर पा रहा हो। अब इस तरीके के नोटिस से बचने के लिए सबसे पहली चीज तो यह है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का हमेशा लिमिट में यूज करें और दूसरी बात है कि अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करें। साथ ही साथ ITR फाइल करते टाइम अपनी पूरी इनकम को डिस्क्लोज करें, कभी भी अंडर वैल्यू रिटर्न ना फाइल करें। इनकम टैक्स रिटर्न के कितने टाइप्स होते हैं? नंबर 1 ITR 1, ये होता है आपका सैलरी, 1 हाउस प्रॉपर्टी और अदर इनकम। अगर आपको इन 3 टाइप की इनकम आती है तो आपको ITR 1 फाइल करना होता है। इसमें आपका मैक्सिमम एग्जेम्प्ट इनकम आप मैक्सिमम 5,000 रुपए तक दिखा सकते हैं। टोटल इनकम 50 लाख तक हो सकती है। उस केस पे आप ITR 1 फाइल करेंगे। ITR 2 सैलरी प्लस कैपिटल गेन प्लस अदर सोर्स हाउस प्रॉपर्टी प्लस अदर इनकम। इन 4 टाइप के अगर इनकम है तो आप ITR 2 फाइल कर सकते हैं। ITR 3 सैलरी, कैपिटल गेन, बिजनेस, हाउस प्रॉपर्टी, अदर इनकम। इन सारे टाइप के इनकम है तो आप ITR 3 फाइल कर सकते हैं। ITR 4 सैलरी, 1 हाउस प्रॉपर्टी, प्रिजम्प्टिव बिजनेस, अदर इनकम। अगर इन 4 टाइप की इनकम है तो आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं। ITR 5 अगर आप AOP BOI हैं, LLP है, फर्म है या लोकल अथॉरिटी है तो इन सब के केस में आप ITR 5 फाइल करेंगे। ITR 6 एक्सक्लूसिवली फॉर कंपनीज के लिए होता है, कंपनीज के लिए ITR 6 होगा। और ITR 7 फॉर्म ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्टोरल ट्रस्ट, इन सबको ITR 7 फाइल करना होता है। ओल्ड टैक्स रजीम वर्सेस न्यू टैक्स रजीम, कौन सा इनमें से बेटर है? असेसी को ओल्ड टैक्स रजीम के लिए चूज करना पड़ता है, लेकिन न्यू टैक्स रजीम डिफॉल्ट टैक्स रजीम होता है। ओल्ड टैक्स रजीम इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इनमें से कोई भी ऑप्ट कर सकता है। न्यू टैक्स रजीम भी इनमें से कोई भी असेसी ऑप्ट कर सकता है। ओल्ड टैक्स रजीम में 3 टाइप के स्लैब्स अवेलेबल होते हैं फॉर इंडिविजुअल्स। अगर नॉर्मल पर्सन है तो 2.5 लाख तक एग्जम्पशन होती है, सीनियर सिटीजन के केस में 3 लाख रुपीज तक और सुपर सीनियर सिटीजन के केस में 5 लाख रुपीज तक एग्जम्पशन होती है। लेकिन न्यू टैक्स रजीम में सिर्फ एक स्लैब अलाउड होता है। ओल्ड टैक्स रजीम में स्लैब 0 से 2.5 लाख रुपए तक नील होता है, 2.5 से 5 लाख तक 5%, 5 से 10 लाख तक 20% और 10 लाख रुपए के ऊपर 30% होता है। न्यू टैक्स रजीम में स्लैब रेट 0 से 3 लाख तक नील, 3 से 6 लाख 5%, 6 से 9 लाख 10%, 9 से 12 लाख 15%, 12 से 15 लाख 20% और 15 लाख के ऊपर 30%। ओल्ड टैक्स रजीम में अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक है तो 12,500 रुपए का रिबेट मिल जाता है। न्यू टैक्स रजीम में अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है तो 25,000 रुपए तक का रिबेट मिल जाता है। ओल्ड टैक्स रजीम में मैक्सिमम सरचार्ज 37% होता है, लेकिन न्यू टैक्स रजीम में मैक्सिमम सरचार्ज 25% तक होता है। ओल्ड टैक्स रजीम में आप सारे एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं, लेकिन न्यू टैक्स रजीम में कोई भी डिडक्शंस आपको अलाउ नहीं होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट टैक्स डिडक्शंस फॉर सैलरीड पर्सन। नंबर 1 आता है ATC। ATC में आपका PF, PPF, LIC, ELSS, यूलिप, सुकन्या समृद्धि, 5 ईयर FD, होम लोन प्रिंसिपल, इन सब का कंबाइंड डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। टोटल वैल्यू 1.5 लाख रुपीस तक होगी। नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 80D। इस पे मेडिक्लेम आप क्लेम कर सकते हैं फॉर सेल्फ एंड फैमिली और फॉर पेरेंट्स के लिए। सेल्फ एंड फैमिली के लिए 25,000 रुपए और पेरेंट्स के लिए अलग से आप 25,000 रुपए क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेक्शन 80 CCD 1B। इसमें होता है एडिशनल एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू NPS। इसमें आप 50,000 रुपीज तक का रिडक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 80 CCD 2 और ये वो सेक्शन है जो न्यू रिजीम में भी मिल जाता है। इसमें होता है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू NPS और ये आपके 10%
50% ऑफ सैलरी के बराबर आप डिडक्शन इसमें क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एचआरए। एचआरए, एक्चुअल एचआरए 40% ऑफ बेसिक सैलरी या रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी, इन तीनों में से जो सबसे कम होगा उस वैल्यू तक आप क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है सेक्शन 24B, इसमें होम लोन इंटरेस्ट अमाउंट का आप 2 लाख रुपए तक का रिडक्शन ले सकते हैं। डिडक्शंस या एग्जेम्पशंस जो न्यू टैक्स रेजिम में अवेलेबल होती हैं, सबसे पहले सेक्शन 16(1)(a) यानी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्रॉम सैलरी, ये 50,000 रुपए तक अलाउड होता है। दूसरा होता है सेक्शन 80 CCD2 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस, ये 10% ऑफ बेसिक सैलरी के बराबर अलाउड होता है। तीसरा होता है सेक्शन 80JJAA यानी कि डिडक्शन फॉर एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। चौथा होता है ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, ये अगर दिव्यांग एम्प्लॉयज के लिए मिलता है तो उस केस में ये अलाउड हो जाता है। पांचवा होता है ट्रैवल या टूर अलाउंस। इसके बाद आता है डेली अलाउंस। अगर आपको कोई डेली अलाउंस मिलता है ड्यू टू एब्सेंस फ्रॉम नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी तो वो भी अलाउड हो जाता है अंडर न्यू टैक्स रेजिम। इसके बाद आता है कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस भी आपका न्यू टैक्स रेजिम में अलाउड हो जाता है। इसके बाद आता है सेक्शन 80 CCH यानी कि अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ स्कीम के लिए भी जो डिडक्शन है वो न्यू रेजिम में भी अलाउड हो जाता है। इसके बाद आता है सेक्शन 57(2)(a) यानी कि डिडक्शन फॉर फैमिली पेंशन। और इसके बाद आता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। आपको जितने भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं जैसे कि सेक्शन 1010(a) पेंशन, सेक्शन 1010 ग्रेचुटी, 1010C VRS, 1010AA लीव इनकैशमेंट वगैरह के लिए, ये सब कुछ न्यू रेजिम में भी अलाउड हो जाता है। न्यू टैक्स रेजिम में आप मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट कब और कैसे ले सकते हैं? सपोज करिए मिस्टर अमित हैं जिनकी सैलरी इनकम 7,60,000 रुपए की है और इस केस में उनकी जो टैक्स लायबिलिटी न्यू टैक्स रेजिम में बनेगी वो कुछ इस तरीके से होगी। 7,60,000 रुपए की ग्रॉस सैलरी होगी, उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपीज का मिलेगा। नेट सैलरी हो जाएगी 7,10,000 रुपए। टैक्स का कैलकुलेशन ऐसे होगा, 0 से 3 लाख तक निल, 3 लाख से 6 लाख रुपीज तक 5% विच इज 15,000 रुपीज एंड 6 लाख रुपए से 7,10,000 रुपए तक 10% यानी कि 11,000 रुपीज। अब टोटल टैक्स लायबिलिटी इनकी बन के आएगी 26,000 रुपीज। अब इस केस में इनको रिबेट अंडर सेक्शन 87A नहीं मिलेगी बिकॉज रिबेट के लिए टोटल इनकम 7 लाख रुपए तक होनी चाहिए, लेकिन इनकी इनकम 7,10,000 रुपए तक जा रही है। अब यहाँ पे जो 10,000 रुपए के ऊपर वाला एक्सेस टैक्स अमाउंट है वो यहाँ पे एज अ मार्जिनल रिलीफ अलाउड कर दिया जाएगा, यानी कि 26,000 रुपए माइनस 10,000 रुपीज 16,000 रुपीज का मार्जिनल रिलीफ अलाउड कर दिया जाएगा और मिस्टर अमित की नेट टैक्स लायबिलिटी जो होगी वो 10,000 रुपए ही बनेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टैक्स डिडक्शंस फॉर सैलरीड पर्सन पार्ट 2। सबसे पहले बात आती है सेक्शन 10(5) की विच इज लीव ट्रैवल अलाउंस यानी कि LTA। एक्चुअल ट्रैवल एक्सपेंडिचर या फिर अमाउंट गिवन बाय एम्प्लॉयर, इन दोनों में से जो भी कम होगा उतना तक आपको LTA का एग्जेम्पशन मिलेगा। इसके बाद सेक्शन आता है सेक्शन 80DD विच इज मेंटेनेंस या मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिसेबल्ड डिपेंडेंट पर्सन। अगर इनकी डिसेबिलिटी के लिए आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं तो सेक्शन 80DD में आपको रिडक्शन अलाउड हो जाएगा। अगर डिसेबिलिटी परसेंटेज 40% से लेकर 79% तक है तो 75,000 रुपए का आपको फ्लैट डिडक्शन मिल जाएगा और अगर डिसेबिलिटी 80% या उससे ज्यादा है तो 1.25 लाख रुपए तक का फ्लैट डिडक्शन आपको मिल जाएगा। सेक्शन 80U में सेम बेनिफिट्स अलाउड हो जाते हैं एसएससी की खुद की डिसेबिलिटी के लिए। इसके बाद आता है सेक्शन 80DDB यानी कि डिडक्शन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीज। आपको 40,000 रुपीज तक का रिडक्शन मिल जाता है। अगर सीनियर सिटीजन के लिए स्पेंड किया जाता है तो 1 लाख रुपए तक का रिडक्शन मिल जाता है। इसके बाद आता है सेक्शन 80G यानी कि डोनेशन का। इसके बाद बारी आती है सेक्शन 80JJ की, रेंट पेमेंट के लिए डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं या आप तब क्लेम कर सकते हैं जब आपको HRA का बेनिफिट नहीं मिला हो। तीनों में से जो सबसे कम लिमिट होगी वो आपको अलाउड हो जाएगा। न्यू टैक्स रेजिम में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? सबसे पहले इसमें कोई डिडक्शंस या एग्जेम्पशंस नहीं मिलती, सिर्फ कुछ डिडक्शंस मिलती हैं। सारे मेजर एग्जेम्पशंस और डिडक्शन सैलरीड पर्सन के लिए जो अवेलेबल होते हैं लाइक HRA, LTA, होम लोन, ATC, ATD, ये सब कुछ यहाँ पे लैप्स्ड हो जाता है। नंबर 2, इसमें रिबेट अगेंस्ट स्पेशल इनकम नहीं मिलती है। स्पेशल इनकम जैसे LTCG, STCG, विनिंग इनकम, इन सब पे स्पेशल रेट से टैक्सेस लगते हैं। अब यहाँ पे रिबेट ऑफ 25,000 रुपीज जो न्यू टैक्स रेजिम में अवेलेबल है वो यहाँ पे नहीं मिलती। मस्ट ऑप्ट बिफोर ड्यू डेट। ड्यू डेट का मतलब होता है 31 जुलाई की जो ड्यू डेट होती है इंडिविजुअल्स के लिए, उसके पहले आपको ये चूज करना होता है कि आपको न्यू टैक्स रेजिम लेना है या फिर ओल्ड टैक्स रेजिम लेना है। न्यू टैक्स रेजिम से ऑप्ट आउट करने के लिए भी कंडीशन होती है कि आपको फॉर्म 10IEA, ये एक फॉर्म होता है जो कि आपको भरना पड़ेगा अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम वगैरह होती है। न्यू टैक्स रेजिम को क्या चेंज करना पॉसिबल होता है? अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम होती है तो उस केस में आप इसको सिर्फ एक बार, वंस इन अ लाइफ टाइम आप इसको ऑप्ट आउट कर सकते। लेकिन अगर आप अदर पर्सन है यानी कि आपकी बिजनेस इनकम नहीं है तो उस केस में आप इसको एवरी ईयर रेजिम को आप चेंज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी पे कैपिटल गेन टैक्स कैसे लगता है? प्रॉपर्टी 2 तरीके की होती है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। अगर आपकी प्रॉपर्टी 24 महीने से कम पीरियड के लिए होल्ड करी गई है तो ये शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी होती है जिसपे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है और उस पे आपका स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लगाया जाता है। अगर प्रॉपर्टी 24 महीने से ज्यादा पुरानी है तो ये लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी बन जाती है जिसका टैक्सेशन आपके कट ऑफ डेट पर डिपेंड करता है। कट ऑफ डेट है 23 जुलाई 2024। अब यहाँ पे 3 केसेस बन के आते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी परचेज एंड सेल दोनों ही 23 जुलाई 2024 के पहले की गई है तो इस पे आपका पुराना लॉ लगेगा
यानी कि 20% विथ इंडेक्सेशन आपका टैक्स रेट होगा। सेकंड केस होता है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी परचेज एंड सेल दोनों ही 23 जुलाई 2024 के बाद की जाती है तो आपके ऊपर हमेशा टैक्स लगेगा न्यू रेट्स के अकॉर्डिंग, यानी कि 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। और थर्ड केस होता है अगर आपकी प्रॉपर्टी परचेज की गई है 23 जुलाई 2024 के पहले लेकिन ये बेची जाती है 23 जुलाई 2024 के बाद, तो यहां पे आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप या तो ओल्ड टैक्स रेट यानी कि 20% विथ इंडेक्सेशन या फिर न्यू टैक्स रेट यानी कि 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, इन दोनों में से जो भी ज्यादा बेनिफिशियल होगा उसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स का टैक्सेशन कैसे होता है? म्यूचुअल फंड बेसिकली दो तरीके के होते हैं, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड एंड डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड वो होते हैं जिनमें 65% या उससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट इक्विटी में किया जाता है। अब ये फर्दर दो कैटेगरी के हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है कि आपने यूनिट्स 12 महीने से कम पीरियड के लिए होल्ड किया है, तो ऐसे यूनिट्स को अगर आप 23 जुलाई 2024 इसके पहले आप बेचते हैं तो आपको 15% का टैक्स रेट लगेगा। अगर आप 23 जुलाई 2024 के बाद बेचते हैं तो आप पे 20% का रेट लगेगा। 23 जुलाई 2024 बेसिकली बजट आने की डेट है। अब अगर आप लॉन्ग टर्म यानी कि 12 महीने से ज्यादा पुराने वाले इक्विटी म्यूचुअल फंड बेचते हैं तो उस केस में अगर आपने यूनिट्स को बेचा है 23 जुलाई 2024 के पहले तो आप पे 10% का रेट लगेगा, और अगर आपने 23 जुलाई 2024 के बाद बेचा हुआ है तो आप पे 12.5% का रेट लगेगा। अब यहां पे एग्जेम्पशन आपको 1.25 लाख रुपीस की मिलेगी। पहले ये एग्जेम्पशन 1 लाख रुपए की हुआ करती थी, लेकिन अब ये 1.25 लाख रुपए का एग्जेम्पशन आपको मिलेगा एंटायर कैपिटल गेन अमाउंट पे। डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड यानी कि जिन फंड्स ने अपने टोटल फंड्स का 65% से कम का इन्वेस्टमेंट इक्विटी में किया है, ऐसे फंड्स के टैक्सेशन डिपेंड करते हैं उनकी परचेज डेट के ऊपर। अगर ऐसे म्यूचुअल फंड्स को परचेज किया गया है 1/4/2023 के पहले और इसको बेचा गया है 23 जुलाई 2024 के पहले तो उस केस में अगर ये शॉर्ट टर्म हुआ यानी कि 36 महीने से कम पीरियड के लिए अगर इसे होल्ड किया गया है तो स्लैब रेट पे वहां पे टैक्स लगेगा। और अगर ये लॉन्ग टर्म होते हैं यानी कि 36 महीने से ज्यादा पीरियड के लिए इन्हें होल्ड किया गया है तो वहां पे टैक्स रेट 20% विथ इंडेक्सेशन होगा। लेकिन अगर आपने डेट म्यूचुअल फंड को खरीदा तो था 1/4/2023 के पहले, लेकिन आपने बेचा है इसको 23 जुलाई 2024 के बाद, तो उस केस में अगर ये शॉर्ट टर्म हुए यानी कि 24 महीने से ज्यादा पुराने हुए तो ये स्लैब रेट पे टैक्स होंगे, और अगर ये लॉन्ग टर्म हुए यानी कि 24 महीने से ज्यादा पुराने हुए तो उस केस में आपको 12.5% विथ इंडेक्सेशन आपको टैक्स रेट लगेगा। और हां, अगर आपके डेट म्यूचुअल फंड खरीदे ही गए हैं 1/4/2023 के बाद तो उस केस में ये हमेशा आपके शॉर्ट टर्म कंसिडर किए जाएंगे और ऑलवेज ये स्लैब रेट पे टैक्स्ड होंगे। न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स रेट्स के क्या क्या चेंजेस आए हुए हैं? सबसे पहले स्लैब रेट की बात करते हैं। न्यू टैक्स रिजीम में बजट 2024 के बाद से ये स्लैब रेट्स अभी अपडेट कर दिए गए हैं, जो कि हैं 0 से 3 लाख रुपए तक निल, 3 to 7 लाख रुपीस तक 5%। पहले ये 3 to 6 लाख रुपीस तक 5% होता था, अब ये 3 to 7 लाख तक 5% हो गया है। 7 to 10 लाख रुपीस तक 10%, 10 to 12 लाख 15%, 12 to 15 लाख 20% और 15 लाख से ऊपर 30% का टैक्स रेट होगा। इसमें अलाउड डिडक्शंस क्या क्या होंगी? सिर्फ 4 डिडक्शंस अलाउड होते हैं। इसके अलावा न्यू टैक्स रिजीम में अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख रुपए तक है और आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं तो आपका 100% ऑफ टैक्स और 25,000 रुपीज, इन दोनों में से जो भी कम होगा उतने तक का आपको रिबेट मिल जाएगा। स्पेशल इनकम जैसे कि LTCG, STCG, विनिंग की इनकम, ऑनलाइन गेम्स, ये सब कुछ स्पेशल रेट्स पे ही आपके टैक्स होंगे। इसके अलावा मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट आपको न्यू टैक्स रिजीम में मिलेगा। एसेट आपकी शॉर्ट टर्म होगी या फिर लॉन्ग टर्म, ये कैसे पता कर सकते हैं? सबसे पहले ये समझते हैं कि एसेट लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म, ये जानना क्यों जरूरी है। बेसिकली एसेट के शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म होने से एसेट के जो टैक्स रेट है ये चीज चेंज हो जाती है और अकॉर्डिंगली उसकी टैक्स लायबिलिटी भी चेंज हो जाती है। अब इसको कैसे पता करेंगे? तो यहाँ पे बेसिकली अलग अलग टाइप की कैपिटल एसेट्स होती हैं और उसके रूल्स आपको वो ये दिए गए हैं। सबसे पहले आता है लिस्टेड सिक्योरिटीज यानी कि शेयर्स वगैरह हो गए। अगर आपने इसको 1 साल के अंदर बेच दिया है तो ये शॉर्ट टर्म माने जाएंगे, 1 साल के बाद बेचते हैं तो ये लॉन्ग टर्म हो जाएंगे। बजट आने के पहले भी ये 1 साल इसकी लाइफ होती थी और बजट आने के बाद भी ये 1 साल ही है। सिमिलरली इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, इसमें भी 1 साल के अगर पहले आप बेचते हैं तो ये शॉर्ट टर्म होगा, 1 साल के बाद बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म होगा। जीरो कूपन बॉन्ड के केस में भी 1 साल ही देखा जाएगा। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, तो इनके केस में 2 साल की आपको लाइफ देखनी होगी। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में भी 2 साल की लाइफ देखी जाती है। और इसके अलावा कोई भी अदर एसेट होती है तो हमेशा वहां पे 3 साल की लाइफ पहले देखी जाती थी, लेकिन बजट आने के बाद 23 जुलाई 2024 ऑनवर्ड से यहां पे ये लाइफ अमेंड करके 2 साल कर दी गई है। इंडिविजुअल्स के लिए ITR फाइलिंग करना कब मैंडेटरी हो जाता है? सबसे पहले अगर उनकी ग्रॉस टोटल इनकम अगर वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा होती है। नंबर 2, अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल कोई फॉरेन एसेट या फॉरेन बैंक अकाउंट होल्ड करता है तो उस केस में रिटर्न भरना जरूरी हो जाता है। इसके अलावा अगर आप कोई करंट अकाउंट होल्ड करते हैं जिसमें
पूरे साल में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का डिपॉजिट होता है। सेविंग अकाउंट के केस में अगर आपका 50 लाख रुपए से ज्यादा का डिपॉजिट होता है, या फिर अगर फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंसेस आप करते हैं पूरे साल में 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा। इसके अलावा अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 1 लाख रुपए से ज्यादा हो जाता है पूरे साल में, तो भी आपको रिटर्न फाइलिंग करना मैंडेटरी हो जाता है। बिजनेस टर्नओवर अगर आपका पूरे साल का 60 लाख रुपए से ज्यादा हो जाता है, या फिर प्रोफेशनल टर्नओवर अगर आपका 10 लाख रुपए से ज्यादा हो जाता है, तो भी आपको रिटर्न फाइलिंग करना जरूरी हो जाता है। इसके अलावा अगर आपका पूरे एक साल में टीडीएस प्लस टीसीएस अमाउंट मिला करके 25,000 रुपए या इससे ज्यादा का डिडक्शन हुआ है, तो उस केस में भी आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी हो जाता है। और इन सारी लिमिट्स के अलावा अगर आपको रिफंड क्लेम करना है, तो उस केस में भी आपको रिटर्न फाइलिंग करना मैंडेटरी होता है। शेयर मार्केट में होने वाले ट्रांजैक्शन, चाहे वो डिलीवरी बेस्ड शेयर्स में हो या फिर इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड हो, इस पे आपका टैक्स किस तरीके से चार्ज किया जाता है, आइए समझते हैं। शेयर मार्केट में अगर आप इक्विटी शेयर बेस्ड ट्रांजैक्शन करते हैं, तो अगर आपके इक्विटी शेयर 1 साल के अंदर बेचे जाते हैं तो ये शॉर्ट टर्म होंगे और इस पे 20% का टैक्स लगेगा अंडर सेक्शन 111A। अगर ये 1 साल के बाद बेचे जाते हैं तो ये लॉन्ग टर्म हो जाएंगे और इस पे 12.5% का टैक्स लगेगा आफ्टर फर्स्ट 1.25 लाख रुपीज का प्रॉफिट। लेकिन ध्यान ये रखना है कि अगर आपका 23 जुलाई 2024 के पहले आपने शेयर्स बेचे हैं तो पुराने रेट्स लगेंगे, यानी 15% फॉर शॉर्ट टर्म एंड 10% फॉर लॉन्ग टर्म। अगर आपने इंट्राडे ट्रेडिंग करी हुई है तो ये आपके स्पेक्युलेटिव बिजनेस के तरीके से कंसीडर किया जाता है, जो कि स्लैब रेट पे चार्ज होता है। सिमिलरली अगर आपने एफएनओ में ट्रेड किया है तो वो भी आपके बिजनेस इनकम ही कंसीडर किए जाएंगे, लेकिन ये नॉर्मल बिजनेस कंसीडर किए जाएंगे। अब इसका भी जो प्रॉफिट होगा वो स्लैब रेट पे टैक्स्ड होगा। अगर आपका इंट्राडे का लॉस होता है तो वो अगले 4 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और इंट्राडे के लॉसेस को आप किसी भी नॉर्मल बिजनेस के अगेंस्ट में आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। लेकिन एफएनओ का अगर लॉस होगा तो वो आप अगले 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और इसके लॉसेस को आप स्पेक्युलेटिव एज वेल एज नॉर्मल प्रॉफिट्स दोनों के अगेंस्ट में सेट ऑफ कर सकते हैं। 10 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से आपको आ सकता है इनकम टैक्स नोटिस। नंबर 1, अगर आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट करते हैं एक पूरे साल में 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा का, अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा का, अगर आप एक या एक से ज्यादा करंट अकाउंट में टोटल कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल आपका एक पूरे साल में अगर 50 लाख रुपए से ज्यादा होता है, अगर आप सेल या परचेज करते हैं किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का जिसकी वैल्यू 30 लाख रुपए या उससे ज्यादा होती है, अगर आप बिजनेस में कैश पेमेंट रिसीव करते हैं 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा का, अगर आप शेयर्स, म्यूचुअल फंड, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इन सब में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी कैश में और जिसकी वैल्यू 10 लाख रुपए उससे ज्यादा होती है, अगर आपका क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट आप करते हैं कैश में 1 लाख रुपए से ज्यादा का, या फिर अगर आप क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करते हैं इन एनी अदर मोड फॉर 10 लाख रुपीज और मोर इन अ ईयर, तो उस केस में भी आपको इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है। इसके अलावा अगर आप सेल ऑफ फॉरेन करेंसी करते हैं टोटल 10 लाख रुपीज या उससे ज्यादा वैल्यू का एक पूरे साल में, और या फिर अगर आप डीडी या फिर पे ऑर्डर वगैरह 12 लाख रुपए की सैलरी पे ओल्ड रिजीम या न्यू रिजीम, कौन सा रिजीम ऑप्ट करना सही रहेगा? ओल्ड रिजीम में अगर 12 लाख की सैलरी है तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 50,000 रुपीज का। इसके बाद होम लोन इंटरेस्ट या फिर एचआरए की वैल्यू अगर 2 लाख रुपीज लेते हैं तो उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम आपकी 9,50,000 रुपीज बचती है। इसमें आपका एटीसी 1.5 लाख रुपए, एटीडी 75,000 रुपए, एटीसीसीडी 1 भी 50,000 रुपए और एटीसीसीडी 2 जो कि 10% ऑफ बेसिक सैलरी के बराबर होता है। तो अगर 12 लाख रुपए की सैलरी का 40% को बेसिक माने तो उसका 10% 48,000 रुपीज होता है। तो ये सब घटाने के बाद टोटल इनकम बनती है 6,27,000, जिसपे टैक्स बनेगा 39,416 रुपए का। अब यहाँ पे आपके केस पे और भी डिडक्शन हो सकते हैं। तो न्यू टैक्स में अगर सैलरी 12 लाख रुपए की है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए का मिलेगा, तो यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम 11,25,000 रुपए की हो जाएगी। डिडक्शंस न्यू रिजीम में सिर्फ एटीसीसीडी 2 मिलता है जो कि बेसिक का 14% मिलेगा। यहाँ पे इसके बाद फाइनल टोटल इनकम 10,57,800 हो जाएगी, जिसपे आपका टोटल टैक्स 50,617 रुपए का बनेगा। तो क्रक्स क्या है फाइनली, अगर आपका प्राइमरी पर्पस जो होता है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स है या फिर आपके पास मल्टीपल डिडक्शंस वगैरह ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो आपको ओल्ड रिजीम में जाना चाहिए, अदरवाइज को न्यू रिजीम में जाना चाहिए। बजट 2025 फाइनली आ चुका है और उसमें सबसे बड़ा जो अमेंडमेंट आया है वो है न्यू स्लैब रेट। अब न्यू स्लैब रेट जो आए हुए हैं वो है 0 से 4 लाख रुपीस तक निल, 4 to 8 लाख रुपीस तक 5%, 8 से 12 लाख रुपए तक 10%, 12 से 16 15%, 16 से 20 लाख तक 20%, 20 से 24 25% और 24 लाख के ऊपर जाने के बाद 30% का रेट लगेगा। अब यहां पे आपका जो 12 लाख रुपए तक का टैक्स होगा वो 60,000 रुपीज बनेगा, जो कि 87A सेक्शन में रिबेट में कवर हो जाएगा। अब यहां पे सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 75,000 रुपीज वो अभी भी मिलेगा, यानी कि अगर आपकी सैलरी इनकम है तो 12,75,000 रुपए तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना रहेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी एप्लीकेबिलिटी कब होगी। बजट 2025 जो एप्लीकेबल होगा वो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से एप्लीकेबल होगा, यानी कि इसका जो असेसमेंट ईयर होगा 2026-27 होगा और इसकी आईटीआर जो फाइल होगी वो आपकी अप्रैल 2026 ऑनवर्ड से फाइल होगी। लेकिन अगर आपको ये जानना है कि करंट ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर के लिए कौन सा रिजीम चूज करें तो उसके लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं।
बजट 2025 में नो टैक्स ऑन 12 लाख रुपीस, ये जो अनाउंसमेंट आई है उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं। ये एप्लीकेबल होने वाला है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से, यानी कि इसका असेसमेंट ईयर जो होगा, असेसमेंट ईयर 26-27 होगा, जिसकी आईटीआर जो फाइलिंग होगी वो अप्रैल 2026 ऑनवर्ड से फाइल होगी। लेकिन जो आपका करंट ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर 24-25 है, जिसका असेसमेंट ईयर 2025-26 होने वाला है, इस पे आपका सेम ओल्ड रेट्स लगेगा, यानी कि जो पिछले साल 7 लाख रुपए तक एग्जेम्पशन थी वही आपका एप्लीकेबल होगा। पॉइंट 2, रेट्स की बात करते हैं। एज पर बजट 2025 में जो रेट्स आए हैं उसमें आपका न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग आपका रेट है 0 से 4 लाख रुपए तक 0%, 4 से 8 5%, 8 से 12 10%, 12 से 16 15%, 16 से 20 20% और 20 लाख से 24 लाख रुपए 25% और 24 लाख के ऊपर जाने के बाद 30% का रेट है। अब यहां पे आपका 12 लाख तक का एग्जेम्पशन जो है, यानी कि आपका 10% तक का जो रेट है, यहां पे आपका टोटल टैक्स 60,000 रुपए का बनता है, जो कि अंडर सेक्शन 87A में रिबेट अलाउ करके आपको नलीफाई किया जाता है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर आपको रिबेट अलाउ ही करना है तो इन रेट्स का मतलब क्या बनता है, इसको एलिमिनेट क्यों नहीं कर दिया जाता। बेसिकली रिबेट जो अलाउ होता है वो सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए एप्लीकेबल होता है, यानी कि अगर कोई एनआरआई की इनकम होती है, तो अगर एनआरआई को 5 लाख रुपए की भी इनकम होती है तो उसको यहां पे टैक्स पे करना पड़ जाएगा। तो एनआरआई को यहां पे रिबेट नहीं मिलती। और साथ ही साथ अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए के ऊपर जाती है तो आपका स्लैब 0 से स्टार्ट करके यहां से कैलकुलेशन शुरू की जाती है, और इसीलिए ऊपर यहां पे इसको 0 नहीं किया जाता बल्कि यहां पे रिबेट। बजट 2025 के अकॉर्डिंग मार्जिन रिलीफ का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर आपका टोटल इनकम, यानी कि सैलरी के केस में स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद वाली इनकम अगर आपकी 12 लाख रुपीस की होती है तो उस केस में आपका टैक्स 0 होता है, और ये होता है ड्यू टू रिबेट अंडर सेक्शन 87A। अब अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए को जैसे ही एक्सीड करती है तो ये रिबेट आपकी खत्म हो जाती है, यानी कि रिबेट मिलना बंद हो जाती है। नॉलेज से अगर आपकी सैलरी इनकम 13 लाख रुपए की है तो उस केस में नॉर्मली आपका जो टैक्स निकलेगा वो कुछ इस तरीके से कैलकुलेट होगा। आपकी ग्रॉस सैलरी होगी 13 लाख रुपए की, उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होगा 75,000 का निकलेगा, तो 12,25,000 रुपीज की आपकी टोटल इनकम बन जाएगी। अब इस टोटल इनकम के ऊपर यहां पर टैक्स इस तरीके से कैलकुलेट होगा। टोटल टैक्स आपका 63,750 रुपए हो जाएगा। लेकिन यहां पर आपकी जो टोटल इनकम इंक्रीज हुई है वो सिर्फ 25,000 रुपए से इंक्रीज हुई है, यानी कि ये जो टोटल इनकम है वो सिर्फ 12,25,000 है, जबकि 12 लाख की टोटल इनकम पे यहां पे कोई भी टैक्स नहीं होता। तो यानी कि 25,000 की इंक्रीज पे आपको 63,750 का टैक्स बन रहा है। तो इस टाइप की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने यहां पे मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट निकाला हुआ है। तो इस केस में यहां पे जो मैक्सिमम टैक्स लायबिलिटी होगी एसएससी की वो रिस्ट्रिक्टेड होगी सिर्फ 25,000 रुपीज की, यानी कि यहां पे ये टैक्स लायबिलिटी 63,750 ना होकर के आपकी 25,000 रुपए तक लिमिटेड हो जाएगी। बजट 2025 के अकॉर्डिंग 12 लाख रुपए तक जीरो टैक्स है या फिर 12,75,000 रुपए तक। केस 1, अगर आपकी ग्रॉस सैलरी 12 लाख रुपए की है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए का होगा, नेट टैक्सेबल सैलरी 11,25,000 रुपए की हो जाएगी। डिडक्शन अगर आपका कुछ नहीं है तो टोटल इनकम आपकी 11,25,000 रुपए की हो जाएगी, जिसपे टैक्स आपका इस तरीके से निकलेगा 52,500 रुपए का टैक्स होगा, रिबेट आपका 52,500 का हो जाएगा और नेट टैक्स लायबिलिटी 0 हो जाएगी। केस नंबर 2, अगर आपकी ग्रॉस सैलरी 12,75,000 रुपए की है तो यहां पे स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 75,000 का मिलेगा, नेट टैक्सेबल सैलरी आपकी 12 लाख की हो जाएगी। अगर आपके केस में डिडक्शंस कुछ भी नहीं है तो यहां पे आपकी टोटल इनकम 12 लाख रुपए की हो जाएगी। टोटल टैक्स आपका 60,000 रुपए होगा, जिस पर रिबेट आपका 60,000 रुपीज का मिल जाएगा और नेट टैक्स लायबिलिटी अगेन यहां पे 0 हो जाएगी। केस 3, अगर आपका ग्रॉस सैलरी 13,50,000 रुपए का है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 75,000 रुपए की मिलेगी, नेट टैक्सेबल सैलरी 12,75,000 हो जाएगी। डिडक्शंस अगर आपको 80CCD 2 का मिलता है जो कि बेसिक के 14% तक लिमिटेड होता है, तो अगर ये 75,600 रुपए मिल रहा है आपको तो आपकी टोटल इनकम अगेन आपकी 11,99,400 हो जाएगी, जिसपे आपकी टैक्स लायबिलिटी होगी 59,940 रुपीज का और रिबेट 59,940 का मिल जाएगा, नेट टैक्स लायबिलिटी अगेन आपकी 0 होगी। केस 4, लेट्स से आपकी बिजनेस इनकम या अदर इनकम है 12 लाख रुपए तक की, स्टैंडर्ड डिडक्शन इस केस में आपको मिलता ही नहीं है, तो ग्रॉस टोटल इनकम आपकी 12 लाख की होगी। डिडक्शंस अगर आपकी कुछ भी नहीं है तो टोटल इनकम अगेन 12 लाख की है, जिसपे आपका टैक्स निकलेगा 60,000 रुपए का, रिबेट आपकी 60,000 और नेट टैक्स लायबिलिटी 0। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका हर एक केस में आपको सिर्फ और सिर्फ टोटल इनकम देखनी है। अगर आपका टोटल इनकम 12 लाख रुपए या उससे नीचे है तो उस केस में आपका 0 निकल के आएगा। बजट 2025 के अकॉर्डिंग शेयर या म्यूचुअल फंड्स के कैपिटल गेन्स पे कितना टैक्स लगेगा। सबसे पहली बात, स्पेशल रेट इनकम पे आपका रिबेट अंडर सेक्शन 87A नहीं मिलता है। कैपिटल गेन्स स्पेशल रेट से टैक्स होते हैं 20% फॉर STCG, 12.5% ऑन LTCG। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट आप STCG एंड LTCG के अगेंस्ट में ले सकते हैं अगर आपकी और कोई भी इनकम नहीं होती है। एग्जाम्पल 1, अगर आपकी नेट टैक्सेबल सैलरी यानी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद वाली सैलरी 8 लाख रुपए की है, STCG आपका 4 लाख रुपए का है, तो टोटल इनकम आपकी 12 लाख रुपए की बनके आती है। टोटल इनकम को 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे। पहला पार्ट होता है नॉर्मल इनकम यानी कि 8 लाख रुपए की सैलरी इनकम, इस पे यहाँ पे स्लैब रेट आपको अलाउड होगा और रिबेट आपका अलाउड हो जाएगा, अल्टीमेटली इसका टैक्स 0 होगा।
दूसरा पार्ट होता है 4 लाख रुपए की स्पेशल इनकम। इस पे आपको फ्लैट 20% से टैक्स लगेगा और इसके अगेंस्ट में कोई 87A नहीं मिलेगा। तो अल्टीमेटली 4 लाख रुपए पे 20% का आप टैक्स देंगे, टोटल टैक्स 80,000 रुपीज। सो 12 लाख रुपए की टोटल इनकम पे आपका जो फाइनल टैक्स निकल के आएगा वो होगा 80,000 रुपीज। एग्जाम्पल 2, अगर आपकी सिर्फ STCG इनकम है 5 लाख रुपए की, इसके अलावा आपकी कोई भी और इनकम नहीं है, टोटल इनकम 5 लाख रुपए की होगी। अब यहाँ पे आप पे स्पेशल रेट्स से टैक्स चार्ज होगा, लेकिन आपका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ 4 लाख रुपीज, यानी कि जो 0 से 4 लाख रुपीज का बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो आपको अलाउड हो जाएगा अगेंस्ट दिस 5 लाख रुपीज। यानी कि आपका जो फाइनल टैक्स निकल के आएगा 5 लाख रुपीज माइनस 4 लाख रुपीज का बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, इस पे आपका 20% का टैक्स होगा, यानी कि 20,000 रुपीज का फाइनल टैक्स होगा। अगर आपका कैपिटल गेन 5,25,000 रुपए तक का है तो आपका टैक्स 0 होगा। सपोज मिस्टर राम है जिनकी शेयर्स और म्यूचुअल फंड की इनकम आ रही है और जिसपे इन्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है 5,25,000 रुपए का। अब इस 5,25,000 रुपए के अलावा इनकी और कोई इनकम नहीं है, तो इस पे टैक्स लायबिलिटी कुछ ऐसे कैलकुलेट होगी। सबसे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 5,25,000 रुपए का, इस पे इनका 1.25 लाख रुपीज का एडहॉक डिडक्शन मिलेगा और जिसके बाद इनकी इनकम 4 लाख रुपए की हो जाएगी। अब इस 4 लाख रुपए की जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इसके अगेंस्ट में जो न्यू टैक्स रिजीम में अनयूटिलाइज्ड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होगी, यानी कि 0 से 4 लाख रुपीज तक का जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो यहां पे अलाउड हो जाएगा। और इस 4 लाख की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के बाद इनकी जो टोटल इनकम होगी वो हो जाएगी निल, और इस निल इनकम पे इनका टैक्स होगा 0। ये चीज एप्लीकेबल होती है सिर्फ और सिर्फ एक रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए। अगर आपका NRI का केस है तो उस केस में आपको टैक्स यहां पे देना पड़ जाएगा। बजट 2025 के अकॉर्डिंग कितने तरीके की इनकम होती है और उनका टैक्सेशन कैसे होता है? इनकम को बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट में 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है नॉर्मल इनकम और दूसरा होता है स्पेशल इनकम। नॉर्मल इनकम जैसे कि सैलरी इनकम होती है आपकी, रेंटल इनकम होती है, बिजनेस इनकम, डेट म्यूचुअल फंड का जो कैपिटल गेन होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शेयर से म्यूचुअल फंड, इनके कैपिटल गेन को छोड़ करके, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जैसे बैंक इंटरेस्ट होता है, फैमिली पेंशन और एनी अदर इनकम। अगर आपको इन तरीके की इनकम होती है तो उसको नॉर्मल इनकम बोलते हैं और इस पे आपका स्लैब रेट पे टैक्स लगता है और आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A अलाउड हो जाता है। दूसरी चीज होती है स्पेशल इनकम। स्पेशल इनकम जैसे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स म्यूचुअल फंड, जिसपे 20% का टैक्स लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होती है 12.5% का रेट है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्रॉपर्टी का है तो उस पर 20% या 12.5% इस तरीके के रेट लगते हैं। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है अदर कैपिटल एसेट पे तो 12.5% का रेट है। और ऑनलाइन गेम्स, क्रिप्टो इनकम, लॉटरी इनकम, इन सब टाइप की इनकम हो तो उस पर 30% का रेट होता है। इन टाइप की इनकम्स को जिसपे स्पेसिफाइड होते हैं अलग अलग टाइप के टैक्स रेट्स, इनको बोलते हैं स्पेशल इनकम और इस पे हमेशा स्पेशल रेट से ही टैक्स लगता है और इन इनकम के अगेंस्ट में आपको 87A सेक्शन का रिबेट अलाउड नहीं होता। सैलरीड पर्सन के लिए न्यू टैक्स रिजीम में कौन से रिडक्शन या एग्जेम्पशंस अवेलेबल हैं? सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपीज का, ये आपको अलाउड हो जाएगा। इसके बाद सेक्शन 1014(1) में ये 4 अलाउंसेज होते हैं जो कि न्यू टैक्स रिजीम में अलाउ होते हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस एंड ट्रैवल एंड टूर अलाउंस। इन चारों के केस में जितना आपको अमाउंट रिसीव हुआ है या फिर आपने जितना अमाउंट एक्चुअली स्पेंड किया है, इन दोनों में से जो भी अमाउंट लोअर साइड होगा, जो कम होगा, वो आपको अलाउड हो जाएगा एज योर एग्जेम्पशन। इसके बाद सेक्शन 80 CCD2 यानी कि एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू NPS, ये आपके 14% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA का इतनी लिमिट तक आपको अलाउड हो जाएगा अंडर न्यू टैक्स रिजीम। इसके बाद सेक्शन 80 CCH2 अग्निपथ स्कीम में जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है उसका 100% का आपको रिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80 CCH2। इसके बाद रिटायरमेंट बेनिफिट्स जितने भी होते हैं वो सब कुछ अलाउड हो जाते हैं अंडर न्यू टैक्स रिजीम एज वेल। इन सबके केस में आपको जो भी लिमिट्स दिए हुए हैं इन रिस्पेक्टिव सेक्शंस में, वो सब कुछ आपको न्यू टैक्स रिजीम में भी अलाउड हो जाएगा। पिछले 4 साल की इनकम टैक्स रिटर्न आप किस तरीके से फाइल कर सकते हैं? एज पर फाइनेंस एक्ट आप लास्ट 4 ईयर्स की ITR-U फाइल करके अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब इसकी टाइम लिमिट क्या होगी? आप असेसमेंट ईयर एंड होने के विदिन 4 ईयर्स तक आप अपनी ITR-U फाइल कर सकते हैं। यानी कि असेसमेंट ईयर 2021-22 की जो रिटर्न होगी वो आप 31 मार्च 2026 तक फाइल कर सकते हैं। AY 22-23 की रिटर्न आपकी 31 मार्च 2027 तक फाइल होगी। 23-24 की रिटर्न 31 मार्च 2028 तक फाइल होगी और असेसमेंट ईयर 24-25 की रिटर्न आप 31 मार्च 2029 तक फाइल कर सकते हैं। अब ITR-U फाइल करने की कुछ कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि आपका जो भी टैक्स अमाउंट बनेगा उस पे आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना होगा। इसके साथ ही साथ अगर आप 1 साल के अंदर अंदर अपनी ITR-U फाइल करते हैं तो टैक्स प्लस इंटरेस्ट अमाउंट का 25% आपको पेनल्टी देना होगा। अगर आप 1 साल के बाद लेकिन 2 साल के पहले फाइल करते हैं तो आपको 50% ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर आप तीसरे साल जाकर के ITR-U फाइल करते हैं तो आपको 60% ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट अमाउंट पे करना पड़ेगा। और अगर आप चौथे साल जाकर के अपनी ITR-U फाइल करते हैं तो वहां पे आपको 70% का पेनल्टी देना होगा। रिफंड या लॉस कैरी फॉरवर्ड ITR-U में अलाउड
नहीं होता है। आपने पहले कोई रिटर्न फाइल कर रखी है तो ITR U में आप उस इनकम को कम नहीं कर सकते। और अगर आपका केस कोई ऑलरेडी ओपन हो रखा है, यानी कि आपकी असेसमेंट अभी चल रही है, तो उस केस में आप ITR U फाइल नहीं कर सकते। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में अगर आपकी सैलरी 18 लाख रुपए की है तो आपको कौन सा रिजीम चूज करना चाहिए, न्यू रिजीम या फिर ओल्ड रिजीम। पहले बात करते हैं ओल्ड रिजीम की। ओल्ड रिजीम में अगर आपकी ग्रॉस सैलरी 18 लाख रुपीस की है तो स्टैंडर्ड एक्शन आपको मिलेगा 50,000 का, नेट सैलरी हो जाएगी 17,50,000 रुपए की। अब अगर आपका मानते हैं कि होम लोन या HRA लेट्स से 2 लाख रुपीस का है तो इसका रिडक्शन मिलेगा आपको, और उसके बाद आपकी GTI हो जाएगी 15,50,000 रुपए की। अब इसके बाद अगर ये सारी रिडक्शन हमारी हैं ATC, ATD, ATCCD 1B और ATCCD 2, इन सब में हमने मैक्सिमम क्लेम किया हुआ है, उसके बाद भी जाकर के आपका टोटल इनकम बनेगा 12,03,000 रुपए का, और जिसपे आपका टैक्स अमाउंट सेस इंक्लूड करके 1,80,336 रुपए बनेगा। न्यू रिजीम में अगर आपकी ग्रॉस सैलरी 18 लाख की है तो स्टैंडर्ड एक्शन मिलेगा 75,000 रुपए, नेट सैलरी हो जाएगी 17,25,000 रुपए। होम लोन या HRA वगैरह इसमें अलाउड नहीं होता है, तो ग्रॉस टोटल इनकम 17,25,000 हो जाएगी। न्यू रिजीम में डिडक्शन ATCCD 2 का मिलता है, जो कि बेसिक के 14% तक रिस्ट्रिक्टेड होता है। तो यहाँ पे 1,08,000 रुपए का ATCCD 2 में रिडक्शन मिलेगा, जिसके बाद इनकी टोटल इनकम हो जाएगी 16,24,200 रुपए। अब इस पर टैक्स अमाउंट इस तरीके से कैलकुलेट होगा, जो कि फाइनल निकलेगा 1,24,840 रुपए। सेस इंक्लूड करने के बाद ये टैक्स अमाउंट बनेगा 1,29,834 रुपए। तो यहाँ पे ओल्ड रिजीम में टैक्स बन रहा है 1,80,000 रुपए, न्यू रिजीम में आपका टैक्स बनेगा 1,29,834 रुपए, यानी कि डेफिनेटली आपको न्यू रिजीम के साथ में जाना चाहिए। 30 लाख की सैलरी पे आपको कौन सा रिजीम चूज करना चाहिए, न्यू रिजीम या ओल्ड रिजीम। पहले समझते हैं ओल्ड रिजीम का। अगर आपकी ग्रॉस सैलरी 30 लाख रुपीज है, स्टैंडर्ड एक्शन मिलेगा 50,000 रुपीज का, नेट सैलरी हो जाएगी 29,50,000 रुपए। अब यहाँ पे अगर आपकी हम 40,000 पर मंथ का रेंट मानते हैं तो आपका 3,60,000 रुपए का HRA एग्जेम्पशन बनता है। इसकी कैलकुलेशन ये रही, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 3,60,000 का एग्जेम्पशन घटाने के बाद ग्रॉस टोटल इनकम बन जाएगी 25,90,000 रुपए। और इसके बाद डिडक्शंस की बारी आती है। डिडक्शंस अगर ये सारी आपकी है, ATC 1.5 लाख रुपए, ATD 75,000, ATCCD 1B 50,000 और ATCCD 2 बेसिक का 10% 1,20,000 रुपीज, तो इसके बाद टोटल इनकम बनती है 21,95,000। अब इस पे ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेशन ऐसे होगा, फाइनल टैक्स अमाउंट आपका 4,89,840 रुपए बनेगा। अब बात करते हैं न्यू टैक्स रिजीम की। ग्रॉस सैलरी 30 लाख रुपए, स्टैंडर्ड एक्शन 75,000 रुपए, नेट सैलरी हो जाएगी 29,25,000 रुपए। होम लोन या HRA यहाँ पे अलाउड ही नहीं होता, तो यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम बन जाएगी 29,25,000 रुपए। डिडक्शन यहाँ पे ATCCD 2 का मिलेगा, बेसिक के 14% का रिडक्शन आपको मिलेगा, जो कि बनेगा 1,68,000 रुपए। टोटल इनकम बन जाएगी 27,57,000 रुपए। अब इस पे टैक्स कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पे आपका फाइनल टैक्स अमाउंट 4,07,100 निकल के आएगा, 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, और फाइनल टैक्स अमाउंट 4,23,384 रुपए। यानी कि अगर आपकी सैलरी 30 लाख रुपए की भी है तो भी उस केस में आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिशियल निकल के आ रहा है। 5 मेजर रीजन जिनकी वजह से आपको आ सकता है इनकम टैक्स नोटिस। नंबर 1, मिसमैच इन इनकम रिपोर्टिंग। अगर आपके ITR फाइलिंग के डेटा में और AIS 26 का डेटा अगर आपस में मैच नहीं होता तो उस केस में आपको 147 सेक्शन का नोटिस आ सकता है। नंबर 2, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन। अगर आप कैश डिपॉजिट एक सर्टेन लिमिट से ऊपर करते हैं, या फिर आपका क्रेडिट कार्ड का एक्सपेंस बहुत ज्यादा होता है, और भी इस तरीके की कई सारी ट्रांजैक्शन होते हैं, अगर आप इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो आपको इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है। ये वो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस की कंप्लीट लिस्ट है जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। थर्ड होता है नॉन फाइलिंग ऑफ ITR। अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा होती है, उसके बाद भी अगर आप अपनी ITR फाइल नहीं करते हैं तो उस केस में आपको इनकम टैक्स नोटिस इशू हो सकता है। इसके अलावा क्लेमिंग फेक एग्जेम्पशंस या डिडक्शंस। अगर आप अपने रिटर्न में फेक डिडक्शंस क्लेम करते हैं इन वेरियस सेक्शंस में, या फिर अगर आप फेक एग्जेम्पशंस क्लेम कर अपनी रिफंड को इंक्रीज करने के लिए या फिर टैक्स लायबिलिटी को डिक्रीज करने के लिए, तो इन केसेस में भी आपको इनकम टैक्स नोटिस इशू हो सकता है। इसके अलावा आपकी रैंडम स्क्रूटनी भी हो सकती है। सैलरीड पर्सन अगर फेक एग्जेम्पशन और रिडक्शंस क्लेम करते हैं तो इसके क्या रीजन और कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं मोस्ट कॉमन सेक्शंस जिसमें फेक एग्जेम्पशन और रिडक्शन क्लेम किए जाते हैं। LTA सेक्शन 10(5), HRA का सेक्शन है 10(13)A, सेक्शन 10(14)(1)(2), सेक्शन ATC, ATD, ATCCD, DD, DDB, ATE और ATG। ये वो मोस्ट कॉमन सेक्शन है जिनमें फेक एग्जेम्पशंस और रिडक्शंस क्लेम किए जाते हैं। इसका रीजन क्या होता है? एक्सेस रिफंड क्लेम करना या फिर टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करना इनकरेक्टली, ये मेन रीजन होता है फेक एग्जेम्पशन और रिडक्शन दिखाने का। कैसे इसको क्लेम करते हैं? अलग अलग एग्जेम्पशन और रिडक्शंस के सेक्शंस में रैंडमली बिना किसी प्रूफ के वैल्यूज डाल दी जाती हैं।
कॉन्सिक्वेंसेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या नतीजा हो सकता है अगर आप फेक एग्जेम्पशन और डिडक्शन दिखाते हैं? सबसे पहले आपको 133(6) का नोटिस आ सकता है, जिसमें आपको जितने भी आपने रिटर्न में एग्जेम्पशन रिडक्शन क्लेम करे हैं उनके एविडेंस आपसे मांगे जा सकते हैं। दूसरा होता है 143(2) का नोटिस आ सकता है, जिसमें आपके रिटर्न की स्क्रूटनी की जा सकती है। तीसरा होता है 147 में आपका केस ओपन हो सकता है और अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग के लिए आपको नोटिस आ सकता है। 200% की पेनल्टी लग सकती है अंडर सेक्शन 270A। आपका पैन नंबर डिपार्टमेंट की तरफ से फ्लैग कर दिया जाता है और आपकी डिपार्टमेंट फ्यूचर में भी स्क्रूटनी ओपन करना शुरू कर देता है। इसको कैसे आप अवॉइड कर सकते हैं? अवॉइड करने के लिए सबसे पहले रिटर्न आप हमेशा अपने एक्चुअल डेटा के अकॉर्डिंग ही भरें, कुछ भी उसमें गलत वगैरह क्लेम ना करें। अगर आपने रिटर्न में कुछ गलत भर ही दिया है तो आप रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं और अपने रिटर्न को ठीक कर सकते हैं। अगर आपके रिवाइज रिटर्न फाइल करने का टाइम जा चुका है तो आप अपनी अपडेटेड रिटर्न 139(a) सेक्शन में फाइल कर सकते हैं। क्या आप फॉर्म 16 के बिना अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं? देखिए, जब कभी भी आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो एट द एंड ऑफ द ईयर जितने भी एम्प्लॉइज होते हैं उन सबको कंपनीज की तरफ से एक डॉक्यूमेंट मिलता है, जिसमें बेसिकली ये चीज मेंशन होती है कि आपने थ्रू आउट द ईयर आपने कितनी सैलरी अर्न करी है, साथ ही साथ आपकी कितने डिडक्शंस रही हैं और कितने एग्जेम्पशंस वगैरह रहे हैं, और आपका पूरे साल में कितना टीडीएस काटा गया है। इस चीज का एक कंपाइल्ड डॉक्यूमेंट होता है जिसको बोलते हैं फॉर्म 16। लेकिन अगर आपको फॉर्म 16 मिला ही नहीं है तो क्या आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल रिटर्न फाइल कर सकते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कंपनीज अगर आपकी टीडीएस का डिडक्शन नहीं करती तो आपको फॉर्म 16 इशू ही नहीं करते हैं। ऐसे केस में आपको क्या करना है, हमेशा आप कभी भी रिटर्न फाइल करेंगे तो अपना जो भी डिटेल होगा उसको 26AS फॉर्म, जो कि आप अपनी इनकम टैक्स प्रोफाइल से निकाल सकते हैं, और AIS डॉक्यूमेंट से जरूर मैच करा के चलें। अगर आपका कुछ भी टीडीएस काटा गया है या फिर आपका जो भी सैलरी डिटेल या फिर और कोई इनकम डिटेल होती है वो आपके 26AS में AIS वगैरह में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो भले ही आपको फॉर्म 16 कंपनी की तरफ से नहीं मिला है, लेकिन इन चीजों की डिटेल्स आपके पोर्टल पे ऑलरेडी अवेलेबल होगी। तो आपको क्या करना है, अगर आपको फॉर्म 16 नहीं भी इशू होता है तो उस केस में आप क्या करेंगे, 26AS और AIS इन दोनों डॉक्यूमेंट से आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को मैच कराएंगे और जितना भी उसमें टीडीएस का क्लेम होगा या फिर इनमें जितना भी इनकम होगा उसको आप अपनी ITR में दिखाएंगे और आप कंप्लीटली बिल्कुल सही तरीके से अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। असेसमेंट ईयर 2025-26 की रिटर्न फाइलिंग अभी स्टार्ट हो चुकी है और अगर आप अपना रिटर्न जो है न्यू टैक्स रेजिम में फाइल करना चाहते हैं तो उसमें आप कौन कौन से एग्जेम्पशंस या रिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं, आइए इसको समझते हैं। न्यू टैक्स रेजिम में बेसिकली आपको बहुत ही लिमिटेड एग्जेम्पशंस और लिमिटेड डिडक्शंस मिलते हैं, जिनमें से सबसे पहला डिडक्शन होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 75,000 रुपीज। अगर आप रिटर्न ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल करते हैं तो आपको 50,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, लेकिन न्यू टैक्स रेजिम में आपको 75,000 रुपीज का रिडक्शन मिलता है। नंबर 2, सेक्शन 1014 की ये 4 एग्जेम्पशंस, जिनमें से पहला एग्जेम्पशन होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो बेसिकली एक दिव्यांग पर्सन के लिए अलाउड होता है, जो कि 3200 रुपीज पर मंथ तक आपका मैक्सिमम अलाउड होता है। इसके अलावा सेकंड एग्जेम्पशन होता है कन्वेंस अलाउंस का, यानी कि ऑफिस वर्क के रिलेटेड आपने जितने कन्वेंस रिलेटेड एक्सपेंसेस करे होते हैं उसका एक्सपेंस आप न्यू टैक्स रेजिम में भी क्लेम कर सकते हैं। तीसरा एग्जेम्पशन होता है डेली अलावेंस का और चौथा एग्जेम्पशन होता है टूर अलावेंस का। ये 4 एग्जेम्पशंस ऐसे होते हैं जो कि न्यू टैक्स रेजिम में भी एसएससी क्लेम कर सकता है। इसके अलावा डिडक्शंस की बात करें तो डिडक्शन सिर्फ 2 आपको अलाउड होते हैं। सैलरीड पर्सन की अगर बात करें तो सिर्फ 2 डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं, जिनमें से पहला डिडक्शन होता है सेक्शन 80 CCD 2 का डिडक्शन, यानी कि एनपीएस का जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वाला पार्ट होता है उसका आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर न्यू टैक्स रेजिम ऑल्सो। अब इसकी मैक्सिमम लिमिट होती है 14% ऑफ बेसिक प्लस डीए। सैलरी का आपका जो बेसिक और डीए वाला पार्ट होगा उसका 14% तक आप एनपीएस अंडर सेक्शन 80 CCD 2 में क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक आर्मी पर्सनल हैं, अग्निपथ स्कीम में आपका जितना भी कंट्रीब्यूशन कॉर्पस वगैरह जमा होता है उसका डिडक्शन आप सेक्शन 80 CCH में क्लेम कर सकते हैं। अब इसके अलावा बहुत सारे रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं, जैसे आपको ग्रेच्युटी में पैसे मिलते हैं, अगर आपको पेंशन के अगेंस्ट में कोई पैसा मिलता है, या फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम अगर आप ऑप्ट करते हैं, या फिर लीव इनकैशमेंट का पैसा मिलता है। तो इस तरीके की जितनी भी रिटायरमेंट स्कीम्स होती हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं, उस पे आप न्यू टैक्स रेजिम में भी फुल्ली एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं, जो कि रेलेवेंट सेक्शंस में आपके दिए हुए हैं। यानी कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स पे कोई भी लिमिट नहीं लगाई गई है। जितना आप ओल्ड टैक्स रेजिम में क्लेम कर सकते थे उतना ही आप न्यू टैक्स रेजिम में भी क्लेम कर सकते हैं। अब इसके अलावा एक बहुत ही फ्रीक्वेंट क्वेश्चन कि क्या हम होम लोन का बेनिफिट ले सकते हैं। देखिए, अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उस केस में आप होम लोन का बेनिफिट नहीं ले सकते, लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट होती है तो उस केस में आप होम लोन के इंटरेस्ट
के पार्ट का जो भी डिडक्शन होगा आप न्यू टैक्स रिजीम में भी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी हेड में कोई लॉस होगा तो उस लॉस को आप न्यू टैक्स रिजीम में सैलरी हेड के अगेंस्ट में सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। यहां तक कि आप सैलरी के अलावा बाकी किसी हेड से भी हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। तो आपका अगर कुछ लॉस होता भी है तो उसको आप सीधे कैरी फॉरवर्ड करेंगे और अगले साल की रेंट। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है और आपकी सैलरी पे टीडीएस पहले ही काटा जा चुका है तो क्या तब भी आपको आईटीआर फाइल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? देखिए, टीडीएस डिडक्शन करना और आईटीआर फाइल करना दो सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। टीडीएस का डिडक्शन करना ये बेसिकली आपके एम्प्लॉयर का काम होता है और आईटीआर की फाइलिंग करना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नाउ लेट्स से अगर किसी पर्सन की सैलरी 20 लाख रुपीस की है और उस पर टीडीएस अमाउंट फुल्ली काटा जा चुका है, इसका ये मतलब नहीं बनता कि आपको अपनी रिटर्न फाइल नहीं करनी है। आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न, अगर आपकी सैलरी 3 लाख रुपीस के ऊपर है, यानी कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को आपकी सैलरी क्रॉस करती है, उस केस में आपको अपनी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। तो अगर आपकी सैलरी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा हो जाती है तो उस केस में आपकी आईटीआर फाइल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा बनती है, भले ही उस पर टीडीएस पूरा काटा जा चुका हो। फॉर्म 16 और फॉर्म 26 में क्या डिफरेंस होता है? नंबर 1, फॉर्म 16 जो होता है वो आपका एक टीडीएस सर्टिफिकेट होता है जो कि आपका टीडीएस डिडक्टर आपको इशू करता है। जैसे कि अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपको आपका एम्प्लॉयर ही फॉर्म 16 इशू कर सकता है। जबकि फॉर्म 26 जो होता है वो एक टीडीएस स्टेटमेंट होता है जो कि आपको ये बताता है कि आपका कितना टीडीएस अमाउंट गवर्नमेंट के पास में एक्चुअली जमा कर दिया गया है। नंबर 2, फॉर्म 16 में आपकी डिटेल्ड कैलकुलेशंस होती हैं, आपकी कंप्लीट कैलकुलेशन कि आपको कितना एचआरए वगैरह मिला है या फिर अलग अलग डिडक्शंस या एग्जेम्पशंस कितनी दी गई हैं, ये सारा कुछ कैलकुलेशन फॉर्म 16 में होता है। जबकि फॉर्म 26 में ऐसी कोई भी कैलकुलेशन नहीं होती, वहां पे सिर्फ टोटल अमाउंट पेड और आपका टीडीएस अमाउंट वहां पे मेंशन्ड होता है। और तीसरी बात, अगर आपका फॉर्म 16 और फॉर्म 26 में कोई भी मिसमैच होता है तो उस केस में आपको हमेशा फॉर्म 26 को फॉलो करना है, बिकॉज फॉर्म 26 में वो अमाउंट रिफ्लेक्ट होता है जो कि गवर्नमेंट के पास एक्चुअली में डिपॉजिटेड होता है और आप सिर्फ उसी अमाउंट के अगेंस्ट में आप अपना टीडीएस क्लेम कर सकते हैं। इनकम टैक्स के हिसाब से आप एक साल में मैक्सिमम कितने रुपए की एफडीज करा सकते हैं? इनकम टैक्स एक्ट में एज सच किसी भी तरीके की कोई भी लिमिट या रिस्ट्रिक्शंस आपके एफडीज या आरडीज पे नहीं लगाई गई हैं। हालांकि एज पर सेक्शन 285B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, अगर आप एक पूरे साल में आपकी टोटल टाइम डिपॉजिट्स की वैल्यू, यानी कि आपकी टोटल एफडीज प्लस आरडीज दोनों की वैल्यूज मिलाकर के 10 लाख रुपए से ज्यादा होती है तो उस केस में आपका जो बैंक होगा आपके अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर देगा और इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके एफडीज की जो वैल्यूज होंगी उसकी डेटा को आपके आईटीआर की वैल्यूज से मैच कराएगा और अगर आपकी आईटीआर का जो वैल्यू है वो आपके एफडीज को जस्टिफाई कर सकता है उस केस में तो ठीक है। अदरवाइज अगर आपकी आईटीआर में बहुत कम वैल्यूज दिखाई गई हैं और आपकी एफडीज काफी ज्यादा हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस इश्यू करके आपसे इस चीज का एक्सप्लेनेशन मांग सकता है। हम में से गाइस हर किसी को गिफ्ट रिसीव करना बहुत पसंद होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपको 50,000 रुपए से ज्यादा की वैल्यू का गिफ्ट मिलता है तो उस केस में आपको पे करना पड़ सकता है टैक्सेस। जी हाँ गाइस, एज पर सेक्शन 56 to 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, अगर आपको एक पूरे साल में टोटल मिलाकर के 50,000 रुपए से ज्यादा की वैल्यू का गिफ्ट मिलता है तो उस केस में इन गिफ्ट्स की वैल्यू को आपकी इनकम मान लिया जाएगा और अकॉर्डिंगली आपको उस पर टैक्सेस पे करना पड़ेगा। हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि अगर आपको शादी के टाइम पे कितनी भी वैल्यू का गिफ्ट मिलता है वो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट होगा। सिमिलरली अगर आपको आपके रिलेटिव से या फिर इनहेरिटेंस में कितनी भी वैल्यू का गिफ्ट मिलता है वो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट होगा। आपने ये चीज जरूर देखा होगा कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को कंपनीज की तरफ से उनके ब्रांड्स का प्रमोशन करने के लिए या उनके प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट में भेजे जाते हैं। अब कंपनीज पहले तो इन तरीके की ट्रांजैक्शंस पे कोई भी टैक्स वगैरह नहीं चार्ज करती थी, लेकिन अगर ऐसे ट्रांजैक्शन अब 1 जुलाई 2022 के बाद से होते हैं और अगर प्रोडक्ट्स की टोटल वैल्यू 20,000 रुपए से ज्यादा होती है तो उस केस में कंपनीज को 10% की रेट से टीडीएस चार्ज करना जरूरी हो जाएगा। अब जैसे ही ये टीडीएस काटा जाएगा, ये 10% का टीडीएस इन्फ्लुएंसर के 26 में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा, जिसके बाद गवर्नमेंट इस इनकम को पूरी तरीके से ट्रेस कर पाएगी और इन्फ्लुएंसर को अपनी आईटीआर भरते टाइम इस इनकम को दिखाना ही पड़ेगा।
अगर आपके पास लॉन्ग टर्म स्टॉक्स है जिनको बेच करके आप काफी ज्यादा कैपिटल गेन कमाते हैं, लेट्स से आपको 20 लाख रुपीस का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, तो आप इस 20 लाख रुपीस पे 100% का टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। एज पर सेक्शन 54F ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, अगर आप कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचते हैं और इसकी सेल वैल्यू को आप किसी नए घर को खरीदने या नए घर को कंस्ट्रक्ट कराने में आप री इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उस केस में आपको कैपिटल गेन में 100% का एग्जेम्पशन मिल जाता है। हालांकि कंडीशन ये रहेगी कि आप जो नया घर आप खरीदते हैं या बनाते हैं उसको आप अगले 3 सालों तक बेच नहीं सकते। साथ ही साथ जब आप नया घर जो आप खरीद रहे हैं उसको छोड़ करके आपके पास सिर्फ एक और घर होना चाहिए, यानी कि नए घर को मिला करके टोटल आपके पास सिर्फ 2 घर होने चाहिए, और तभी आप इस एग्जेम्पशन का फायदा उठा सकते हैं। क्या आपको पता है गाइस कि आप HRA और हाउस लोन इन दोनों का एक साथ में बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। अगर आप किसी रेंटेड प्रॉपर्टी में रहते हैं जिसके लिए आप पर मंथ रेंट पे कर रहे हैं और साथ ही साथ आपने होम लोन लेकर के कोई घर अक्वायर कर रखा है जिसके लिए आप पर मंथ EMI पे कर रहे हैं, तो इस केस में आप HRA और साथ ही साथ EMI में इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इन दोनों का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। कंडीशन ये होती है कि आपने जिस सिटी में घर अक्वायर कर रखा होता है उससे डिफरेंट सिटी में आपका वर्क प्लेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने नई दिल्ली में एक घर अक्वायर कर रखा है जिसके लिए आपने हर महीने आप 25,000 रुपए की EMI पे करते हैं, और इसके साथ ही साथ आप बैंगलोर में रेंटेड प्रॉपर्टी पे रहते हैं जहां पे आपका वर्क प्लेस है, तो इस केस में आप HRA को भी क्लेम कर सकते हैं, और साथ 25,000 रुपए की EMI में आपका जो इंटरेस्ट पार्ट होगा सेक्शन 24 में क्लेम होगा और प्रिंसिपल पार्ट आप ATC में क्लेम कर सकते हैं। अगर आप एक NRI हैं तो उस केस में आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा? सबसे पहले तो ये समझते हैं कि एक NRI होता कौन है। अगर आप फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज से कम दिनों के लिए इंडिया में स्टे करते हैं तो उस केस में आप बन जाते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियन, यानी कि NRI। NRI के केस में NRI की फॉरेन इनकम टैक्स नहीं की जाती, यानी कि अगर NRI ने कोई भी इनकम इंडिया से रिसीव करी है या फिर NRI ने कोई इनकम बाहर जनरेट करी है लेकिन इंडिया में उसका पैसा रिसीव करा है, इन 2 ही केसेस में NRI की इनकम इंडिया में टैक्स होती है। लेकिन अगर NRI फॉरेन में कोई इनकम जनरेट करता है और फॉरेन में ही रिसीव करता है तो वो इनकम पे इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि अगर NRI का कोई बिजनेस चल रहा होता है इंडिया में तो उससे जो इनकम आती है वो भी इंडिया में टैक्स होगी। अब रेजिडेंट की अगर बात करें तो एक रेजिडेंट पर्सन के केस में पूरे वर्ल्ड में जितनी भी इनकम एक रेजिडेंट पर्सन कमाता है वो पूरी तरीके से इंडिया में टैक्स्ड होगा। क्या आपको पता है कि अगर आप पिछले 2 सालों की रिटर्न करंट ईयर में फाइल करना चाहते हैं तो ऐसा करना अब बिल्कुल पॉसिबल हो चुका है। अप्रैल 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ITR-U करके एक नया इनकम टैक्स का फॉर्म निकाला जिसके थ्रू गवर्नमेंट ने ये अलाउ कर दिया कि अगर आप पिछले 2 सालों की इनकम टैक्स रिटर्न करंट ईयर में फाइल करना चाहते हैं तो ऐसा आप ITR-U के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन ITR-U के थ्रू आप किसी भी तरीके का रिफंड क्लेम नहीं कर सकते, या फिर अगर आपका कोई लॉस वगैरह है तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। साथ ही साथ अगर आप निल की रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो वो भी आप ITR-U के थ्रू नहीं कर सकते। अब बेसिकली ITR-U उन यूजर्स के लिए बनाया गया है जिनकी लास्ट ईयर्स में कोई टैक्स लायबिलिटी थी लेकिन उनसे रिटर्न फाइल करना छूट गया था और जिसकी वजह से उनका फ्यूचर में कोई केस लग सकता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए आप करंट ईयर में ITR-U फाइल कर सकते हैं और उस पर जो भी आपका टैक्स लायबिलिटी निकल के आ रहा होगा अलॉन्ग विद द पेनल्टी एंड लेट फीस उसको आप पे करके आप अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। शेयर्स पे जो भी आपको कैपिटल गेन होता है अगर वो शॉर्ट टर्म है तो 15% की रेट से टैक्स होता है, और अगर लॉन्ग टर्म है तो उस पर आपको 10% की रेट से टैक्स देना होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आपका जो डिविडेंड होता है उस पर आपको कितना टैक्स देना होता है? आपको 1 साल के अंदर जितना भी डिविडेंड रिसीव होता है वो सारा डिविडेंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में इंक्लूड किया जाता है और उस पे आपको स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स देना होता है। यानी कि अगर आपका डिविडेंड 2.5 लाख रुपए तक है और उसके अलावा आपकी और कोई भी इनकम नहीं है तो उस पे आपको 0 टैक्स देना होगा। डिविडेंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ मर्ज करके नहीं दिखाया जाता।